हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। खरामा मंजिल की तरफ बढ़ते हुए एक मज़ीद दिन रह गया है और आज हमारा काफ़िला काफ़ी टूटा टूटा सा लग रहा है। लोगों ने सोचा कि अब एंड करीब है तो हम तकरीबन वैसे ही करें जैसे आखिरी लेक्चर्स में किया जाता है। तो क्रैश में वो सारे फ्लेवर नज़र आते हैं जो रेगुलर क्लास के होते हैं। रेगुलर क्लास स्टार्ट होती है, सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं। अगले दिन सारे झूठे वादे कर रहे होते हैं, हम साथ साथ चलेंगे, आग लगा देंगे, लुट मचा देंगे। 3-4 दिन बाद थोड़े से ठंडे होना, मतलब यहाँ का एक दिन रिप्रेजेंट करता है रेगुलर सेशन का 1 से 1.5 हफ्ता। कि रेगुलर सेशन 16-17 हफ्ते का होता है और ये 12 दिन। तो हर दिन, हर अगले हफ्ते बच्चों के ऊपर क्या गुजरी। फिर जैसे वहाँ अचानक से ईद आ जाती है, यहाँ अचानक से बारिश आ गई थी, तो बारिश ने एक दफ़ा बच्चों के हौसले तोड़ दिए। जैसे ईद से ऐसे हौसले टूटते हैं कि फिर वो वापस आ ही नहीं पाते, आते हैं तो पीछे रह चुके होते हैं। तो इस टाइम पे मुझे ऑनलाइन सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि वाकई सर सही कह रहे हैं कि तो हम फिज़िकल से फिर ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए, फिर पेंडिंग लेक्चर्स वाली कहानी। लेकिन शुक्र है जो कुछ भी करना है करना 12 दिनों में ही है। तो ये एक फ़ायदा है कि वो जो टाइम है, ऐसा नहीं है कि 30 पेंडिंग लेक्चर, 35-40 पेंडिंग लेक्चर। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहते हैं कि मेरे 3 दिन मिस हुए हैं, 4 दिन मिस हुए हैं, तो ये फियर नहीं होता कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वापस वो करने का। तो एंड पे क्रैश कोर्स का मकसद ही ये होता है कि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज़ करें। जिन्हें आता है उनका बहुत अच्छा रिवाइज़ हो जाए, जो दरमियान में थोड़े से कमज़ोर पड़ गए थे अपने उन एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग कर लें, और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो फिर बाकी सारी चीज़ें छोड़ के इसी सब्जेक्ट के पीछे पड़ें और सुबह शाम इसको करें, ताकि बाय द एंड ऑफ क्रैश जो है वो 80-90% तैयारी कर चुके हो। हमारा जो है वो लास्ट वर्किंग डे होगा। डिपेंड करता है आज हम चैप्टर 3 कितना पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से कल देखेंगे कि सर उसामा के पास कितना टाइम अवेलेबल होता है। क्योंकि हो सकता है फिर मैं जज्बाती होते होते पढ़ाते पढ़ाते आपको बहुत देर तक ले जाऊं, तो हो सकता है उनका सेशन संडे पे डालना पड़ जाए, या हो सकता है कि वो कुछ सेशन जो है वो फिजिकल करके, कुछ रिकॉर्डेड करके, कुछ ना कुछ मतलब जो है ना हम इस तरह से करें। चूँकि चैप्टर 3 का सेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम तैयार हैं? हम लोगों ने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बनाने का भी देख लिया, हमने एनालिटिकल प्रोसीजर भी समझ लिया और हमने कंट्रोल्स की बेस भी समझ ली। अब एक स्टेप आगे होना है और अब हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो वो हजरात जो पीछे हैं वो थोड़ा आगे आगे आ सकते हैं, इस वक्त ज़रा आवाम कम है और मेरे ख्याल में लोगों ने अब तय कर लिया है कि बस ठीक है, बस इतना बहुत है। अब आखिरी 2 दिन रह गए हैं, कोई बात नहीं, वो तो हमने एंड पे वैसे भी आखिरी महीना कौन सी क्लासें ली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग साथ साथ आ भी रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर बैठने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा सा आगे आ सकते हैं। तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि माइक लगाया ही ना जाए, ताकि हम फिर तसल्ली से लेक्चर को लेके चल सकें। कंट्रोल्स हमें समझ आ चुके हैं, हमें ये पता लग गया है कि कंट्रोल्स कहते हैं उन चेक एंड बैलेंसेस को जो एक इदारे ने मेंटेन किए हुए होते हैं इन ऑर्डर कि वो अचीव कर सकें अपने ऑब्जेक्टिव्स को। अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जो काम किए जाते हैं वो कंट्रोल्स हैं। फिर हमने कहा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट्स को समझा। फिर बीच में आईटी वाली बातें आ गई, तो हमने आईटी वाली बातों के ऊपर डिस्कशन की। तो अब हम एक स्टेप आगे जाएंगे, कंट्रोल्स हमें समझ आ गए, बट पॉइंट ये है कि हमने कहा था हम कंट्रोल्स के साथ क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कंट्रोल्स की कि क्या हमें कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग के वक्त ही लगे कि कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल्स पे भरोसा ही नहीं करते और हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा लेते हैं। और फ़र्ज़ करें आपको शुरू में ही अंदाज़ा हो जाए कि कंट्रोल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो फिर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाएंगे चेक करने के लिए कि क्या वाकई स्ट्रॉन्ग है। और अगर वो वाकई स्ट्रॉन्ग निकले तो फिर हमारी रिलायंस बढ़ जाएगी, जिसका मतलब हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम डिटेल में लगाएंगे। अगर आप एक इदारे में पहुंचे और आपको पता लगे कि कंट्रोल्स पे रिलाई किए बगैर तो यहाँ काम हो ही नहीं सकता, एक ऐसा इदारा है जहाँ हर चीज़ आईटी बेस्ड है, तो जब तक आपको कंट्रोल्स पे कंफर्ट ना हो तब तक आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तक नहीं पहुँच सकते। और कंट्रोल्स बेकार हों, एक एंटिटी जहाँ कंट्रोल्स पे रिलाई किए बगैर आप सब्सटैंटिव में एश्योरेंस नहीं ले सकते और उनके कंट्रोल्स क्या हों, बिल्कुल ही बेकार हों, तो ये भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना मिलने की एक एग्जांपल हो सकती है।
कि आपने ये तय किया है कि बगैर कंट्रोल्स पर रिलाई किए हम आगे नहीं चल सकते और कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जब हम लोग 705 के अंदर एग्जांपल्स देख रहे थे स्कोप लिमिटेशन की, तो एक एग्जांपल मैंने होल्ड कर ली थी। मैंने कहा अभी नहीं समझ आएगी, जब हम कंट्रोल्स को समझ चुके होंगे तब वो बात समझ आएगी। तो वहाँ ये लिखा था कि ऑडिटर ने ये डिसाइड किया है कि अलोन सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स काफ़ी नहीं है और उसको कंट्रोल्स पर रिलाई करना होगा, बट कंट्रोल्स अप्रोप्रिएट नहीं है, वीक हैं, जिसका मतलब है कि वो जितना मर्जी भी काम कर ले वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर ऑडिटर बेचारा क्या करे, उसके अपने प्रोसीजर्स ने उसे बता दिया कि तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। तो वो एक एग्जांपल हमारी पेंडिंग रहती थी जो मैंने कहा था कि मैं बाद में आपको याद कराऊंगा। अब कंट्रोल्स की हमारी असेसमेंट है बेसिक कि वो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तब हमने चेक करना है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब पेपर में चैप्टर से रिलेटेड एग्जैक्टली दो ही तरह के सवाल आते हैं, या वो आपको कहते हैं कि ये एक सिस्टम है, ये एक निज़ाम है फलाना 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 तरह का, ज़रा बताओ इसमें क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। या वो कहते हैं एक निज़ाम है उसमें ये कंट्रोल्स हैं, बताओ उसके क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होने चाहिए। या एक निज़ाम है इसमें बताओ क्या क्या वीकनेस हो सकती है और उसके लिए क्या अच्छे कंट्रोल्स आप सजेस्ट करते हो। तो एक तो सवाल आता है इस तरह का जो थ्योरेटिकल सा सवाल होता है, जिसमें इंग्लिश लिखी होती है 2-3 लाइनों की और आपसे वो रट्टा पूछ रहे होते हैं। दूसरा एक सवाल आता है कि वो आपको एक सिचुएशन दे देते हैं, एक बड़ी सी सिचुएशन दे देते हैं। आप एक कंपनी में ऑडिट करने गए, वहाँ सेल यूँ होती है, फिर उसको ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर फलाना जगह रखते हैं, फिर ये डॉक्यूमेंट बनता है, फिर वो डॉक्यूमेंट बनता है, फिर ऐसा होता है वैसा होता है, ज़रा बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये आपसे कह देते हैं बताओ इसमें क्या कंट्रोल्स हैं, या पूछ लेते हैं बताओ इसमें क्या कंट्रोल्स हैं, उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या हैं। तो बात वहीं पर ही आ गई कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में फिर शायद क्या हमें उसी तरह का रट्टा लगाना पड़ेगा जैसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में हमारा ख्याल था कि 35-40 सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं एरियाज़ के, तो हम हर किसी को रट्टा मार लें। लेकिन वो रट्टा मारने से बच गए थे एक बंदे की वजह से, वो जिसने कोटेशन दी थी फलयुद्ध रस्फ्यू की। आसान बोलना है तो चाइना का मौजे तंग, ठीक है, मोजे तंग से मौजे तंग जो है ना वो जहन में रह सकता है। तो इन्होंने कहा था कि हम कौम को मछलियाँ नहीं देंगे, हम मछलियाँ पकड़ने का तरीका सिखाएंगे। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में हमें मछलियाँ पकड़ने का तरीका समझ आ गया है। आप में से कुछ ने कुछ और एरियाज़ पे तजर्बा किया और आपको थोड़ा थोड़ा सा बेहतर फील हुआ होगा। शायद पहले दूसरे तीसरे तजर्बे में बहुत परफेक्ट रिजल्ट ना आए, लेकिन अगर आप 60-70% ऑफ द कंटेंट को गेस करने में कामयाब हो गए तो बड़ी बात है। आप अगली दफ़ा किताब से पढ़ेंगे, फिर अगली दफ़ा दोबारा सोचेंगे तो आपकी सोच ज़रा ज़्यादा रिफाइन हो चुकी होगी। सेम गोज विद टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी रादर देन कि हम जितने भी कंट्रोल्स के मोटे मोटे मेन निज़ाम है उनके सारे कंट्रोल्स की एक लिस्ट देखें, उस सारे को रट्टा मार लें और फिर पेपर में दुआ करें कि अल्लाह करे रट्टे वाला सवाल आए ताकि हम ठगाठक लिख दें। और अगर लॉजिकल सवाल आ जाए तो हमने जो रट्टा मारा हुआ उसके बाद सोचते ही रह जाएं कि अब हमने उस रट्टे को यहाँ इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे जैसे हमने सब्सटैंटिव प्रोसीजर में किया था। हम उसकी रूह में उतर गए थे, उसकी रूह समझी थी, उसकी रूट कॉज समझी थी कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्यों लगाए जाते हैं। इसलिए लगाए जाते हैं कि अजर्शंस वेरीफाई करनी होती हैं। तो फिर क्या होंगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर? वो प्रोसीजर जिनसे अजर्शंस वेरीफाई होती हैं। तो अब देखेंगे कि ये जो कंट्रोल्स हैं ये क्यों लगाए जाते हैं। कंट्रोल्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी भी प्रोसेस को हम ज़्यादा फाइन ट्यून कर सकें और किसी भी प्रोसेस के आउटकम या रिजल्ट को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अगर हमें कुछ आइडियल वो प्रोसेस समझ आ जाएं जहाँ पे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं तो हमारे लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के सवाल आते हैं, या क्रैमिंग यानी कि नॉलेज बेस्ड, या एप्लीकेशन यानी कि लॉजिकल सवाल। लॉजिकल सवाल में सिनेरियो दे के आपसे पूछा जाता है और यहाँ आपसे रटा पूछा जाता है। इनमें से कोई भी सवाल आए हम उसको आंसर कर सकते हैं ख़ास तरीके से। मैं अगर आपसे कहूँ कि बताएं कॉलेज में एडमिशन करते वक्त क्या कंट्रोल्स होने चाहिए तो आप मुझे ठगाठक बता देंगे। अगर मैं कहूँगा एक कॉलेज में बच्चे से पैसे रिकवर करने के क्या कंट्रोल्स होने चाहिए आप मुझे फ़ौरन से बता देंगे। एक कॉलेज वालों के पास स्टूडेंट कार्ड की फैसिलिटी क्यों होनी चाहिए आप मुझे फ़ौरन से बता देंगे अगर मैं इस तरह का सवाल पूछूं। और अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि एक बच्चा आया कॉलेज, उसने ये कागज़ भरा, ये कागज़ नहीं भरा, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बताओ इसमें क्या ख़राबी। आप कहेंगे सर हम आपको बताते हैं, यहाँ कार्ड पे ये नहीं लिखा था, यहाँ एडमिशन फॉर्म के साथ रसीद नहीं थी, फलाना डॉक्यूमेंट मिसिंग था, तो गलत हो गया। ये नहीं, आपने दोनों तरह के सवाल आंसर कर दिए। जब मैंने आपसे पूछा बताओ क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, आपने वो भी बता दिया। और जब मैंने आपसे कहा बताओ क्या प्रॉब्लम नज़र आई सिचुएशन में, आपने वो भी बता दी। ये दोनों आप कैसे बताने में कामयाब हुए? आपको एक प्रोसेस पता था, आपको प्रोसेस पता था कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है।
कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। जब आपको एडमिशन का प्रोसेस पता है तो उससे रिलेटेड रट्टे वाला सवाल पूछें, वो भी आप बता सकते हैं। और कोई आपको सिचुएशन दे दे जिसमें वो वीकनेसेस नज़र आ रही हो जो उस प्रोसेस में, जो आपने आइडियल प्रोसेस पढ़ा हुआ था वहाँ नहीं है, तो आपने वो चीज़ें भी आइडेंटिफाई कर दी। तो कंट्रोल्स को लेके अब हमारा टोटका ये है, ये जो हमारे फलयूद रसफ्यूकी भाई साहब हैं, इन्होंने जो हमें कहा है मछलियाँ पकड़ने वाली बात, तो अब मछलियाँ पकड़ने का तरीका ये है कि हमने प्रोसेस समझ लेना है। अगर हम कंट्रोल्स के 2-3 मेन एरियाज का प्रोसेस समझ लेंगे तो पेपर में अगर रट्टे वाला सवाल आए तो हम उस प्रोसेस को जहन में रख के उसको भी आंसर कर सकते हैं, और अगर लॉजिकल सवाल आए और हमसे गलतियां निकालने का कहें तो भी उस प्रोसेस को जहन में रख के हम गलतियां निकाल सकते हैं। तो कंट्रोल्स की जब हम बात करते हैं तो कंट्रोल्स कुछ एरियाज पे ज़रा ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हर वो जगह जहाँ पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, वहाँ कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट होगा। कंपनी में सबसे बड़ा पैसा जो इन्वॉल्व होता है वो जब वो सेल्स कर रहे होते हैं। जब आप सेल्स करते हैं तो आपके पास सबसे बड़ी अमाउंट में पैसा आता है, यानी कंपनी की जो मेन इनकम होती है वो सेल्स से जनरेट होती है। तो जो सेल्स का निज़ाम है, चूंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है, वो सेंसिटिव है कंट्रोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर परचेजेस और जो पेबल्स उससे कनेक्टेड है वो वाला निज़ाम। फिर दूसरा बड़ा जो खर्चा है, परचेजेस के बाद दूसरा बड़ा खर्चा नॉर्मली पेरोल का खर्चा होता है, आपकी एम्प्लॉई कॉस्ट होती है जिसके ऊपर आप खर्च कर रहे होते हैं। तो फिर पेरोल का निज़ाम वो भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर चौथी चीज़ होती है इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री कहाँ से आएगी, कैसे रखी जाएगी, उसकी क्या हिफाजत की जाएगी, उसका हिसाब किताब। और देन हमारे पास कैश एंड बैंक का सिस्टम होता है कि हमारे पास जितना भी पेटी कैश या जो बड़े वाला बैंक में पैसे रखे हुए हैं उनका क्या निज़ाम है। तो ये चंद बड़े प्रोसेस हैं। एक और बड़ा प्रोसेस है लेकिन वो बड़ा सिंपल सा होता है, नॉन करंट एसेट खरीदने का, लेकिन उसके ऊपर बड़े अच्छे चेक एंड बैलेंस बने हुए होते हैं, तो हमें उसके पूरे प्रोसेस को समझने की लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री में अगर हमें सेल्स का प्रोसेस, परचेज का प्रोसेस, पेरोल का प्रोसेस, बैंक एंड कैश के बारे में पता लग जाए, इन्वेंट्री के बारे में पता लग जाए, तो हमारे मसले काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। तो अभी हमारे इस सेशन का टारगेट ये है कि हमने इन प्रोसेसेस में से 3 जो बड़े प्रोसेस हैं उनको समझेंगे, और देन देखेंगे हमारे पास टाइम कितना है। टाइम ज़्यादा हुआ तो बैंक एंड कैश के ऊपर डिटेल से बात हो जाएगी, टाइम कम हुआ तो हमारे पास एक बैकअप में वीडियो भी मौजूद होगी जो उसमें थोड़ी सी हमें हेल्प कर सकती है। खतरों से टक्कर लेते हैं, हमें 3 ऑफ करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि हमें समझ आ रहा है। 1 भी ऑफ कर देते हैं, चले ठीक है। सेल्स का सिस्टम, सेल्स इस वक्त हम जो फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं वो सेल्स या रिसीवेबल्स से रिलेटेड है। आपको याद होगा हमने कहा था कि किसी भी प्रोसेस को जब डॉक्यूमेंट करते हैं तो नैरेटिव में भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, आईसीक्यू में भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट। हमने कहा था फ्लो चार्ट का फ़ायदा ये होता है कि एक पिक्टोरियल इमेज मिल जाता है, एक पूरा प्रोसेस दिमाग में आ जाता है। अगर यही चीज़ नैरेटिव में पढ़ेंगे तो 6-7 सफ़े तक पढ़ते रहेंगे, समझ तो आ जाएगी लेकिन जहन में उसका नक्शा नहीं बनेगा। तो आईकेप ने क्या किया, आईकेप ने कंट्रोल्स नैरेटिव्स में बताए। मैंने नैरेटिव्स को पकड़ के उनको टेबल की शक्ल दे दी, लेकिन उसको समझाने के लिए फ़्लो चार्ट जो कि ग्लीम की वेबसाइट से चोरी किए हुए हैं वो आपके सामने रख दिए। ये फ्लो चार्ट हमारी आईकेप की किताब में नहीं है, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ आपके लिए एक और जगह से वो किए हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, सेल्स का एक आइडियल सा सिस्टम बताने की कोशिश की है। ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से इन्होंने कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। जब हम इस प्रोसेस पूरे को समझ लेते हैं तो अब अगर कोई हमसे सवाल पूछे बताओ सेल्स में डिस्पैच के क्या कंट्रोल्स हैं, तो इस प्रोसेस को जहन में रख के हम उसको आंसर कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई हमें बताए कि एक सिनेरियो है जिसमें एक बंदे ने यूं सेल किया, ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, बताओ क्या ख़राबी है, हम इस आइडियल सिस्टम को सोच के वो ख़राबी भी बता सकते हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्स का एक अच्छा आइडियल निज़ाम क्या है या नियर टू आइडियल निज़ाम क्या है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स ऑलरेडी बिल्ट इन हुए हैं। इस फ्लो चार्ट के मुताबिक यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है। नॉर्मली एक टर्मिनेटर्स लगे होते हैं कि स्टार्ट एंड कहाँ से होगा, तो वो स्टार्ट का एक बटन सा बना हुआ होता है ओवल सा। यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, ये कस्टमर का ऑर्डर है, ऊपर लिखा हुआ है कस्टमर, सेल्स डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट, शिपिंग डिपार्टमेंट। तो ऊपर डिपार्टमेंट या इदारे बने हुए हैं और नीचे फ्लो है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कस्टमर ने कस्टमर ऑर्डर दिया, एक कस्टमर को चीज़ खरीदनी है, उसने कस्टमर ने एक ऑर्डर बनाया और वो ऑर्डर हमारे इदारे को भेज दिया। इस लाइन से उधर कस्टमर और इस लाइन से इधर हमारा इदारा है। कस्टमर का ऑर्डर पहुंचा हमारे सेल्स वालों के पास,
हमारे सेल्स वालों ने देखा कि हाँ भाई ये हमारा ही कस्टमर है, ये अप्रूव कस्टमर्स में से है या नहीं है। हाँ जी हमारा कस्टमर है, उसके साथ बातचीत की, उससे पूछा हाँ भाई ये क्या ऑर्डर होते हैं, जी ये चीज़ इस तरह से चाहिए। उन्होंने कहा चलो हम पता करके आपको बताते हैं। सेल्स वालों ने उसका जो सेल्स ऑर्डर है वो उठा के फॉरवर्ड कर दिया ट्रेजरर या डिपार्टमेंट वालों को। ये वो लोग हैं जिनके पास सारे कस्टमर्स की हिस्ट्री आ रही है, कौन सा नया कौन सा पुराना कस्टमर है, किसको क्रेडिट लिमिट ज़्यादा मिली हुई है, किसको कम मिली हुई है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैड डेट की है, कौन से ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली अपने पैसे दे रहे होते हैं। अगर ये एक नया कस्टमर होगा तो उसके बारे में भी एक सिस्टम होगा कि देखेंगे इस नए कस्टमर को कितना अप्रूव करें, इसको कितना माल दें। नए कस्टमर पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं करता, आप उसे कम माल देते हैं या आप उससे सिक्योरिटी ले लेते हैं। तो कस्टमर का ऑर्डर हमने भेजा है यहाँ क्रेडिट वालों के पास। क्रेडिट वालों ने अच्छी तरह से चेक किया कि वो कस्टमर की लिमिट कितनी है, कस्टमर को हम कितना क्रेडिट दे सकते हैं, उसका पिछला बैलेंस कितना है, उसकी इस वक्त अमाउंट कितनी है, क्या हम उसको ओके करें या ना करें। कर दिया इन्होंने ओके। जब इन्होंने ओके किया तो इन्होंने 5 कॉपियाँ बनाई अप्रूव सेल्स ऑर्डर की और 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेज दी। अब अगेन ये कहानी और ये फ्लो जब समझ आ जाएगा तो फिर हमारे लिए इसके सवाल सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये 5 डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। अप्रूव सेल्स ऑर्डर की कॉपी मिली सेल्स वालों को। सेल्स वालों ने ऑर्डर भिजवाया था कि कस्टमर कहता है उसे ये चीज़ चाहिए और क्रेडिट वालों ने कहा ओके टेंशन मत लो हमने अप्रूव कर दिया है। तो ये क्या करेंगे, इसकी एक्नॉलेजमेंट उठा के दे देंगे कस्टमर को। ये लोग होते हैं जो कस्टमर के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। कस्टमर से कहेंगे आपने जो ऑर्डर भेजा था हमारे इदारे वालों ने उस ऑर्डर को अप्रूव कर दिया, परेशान मत हो इतने दिन में माल आप तक पहुँच जाएगा। कस्टमर फ़ौरन से देखे कि उसने जितना ऑर्डर भेजा था क्या अप्रूव उतना ही ऑर्डर हुआ है। कहीं सेल्स वालों ने ऐसा तो नहीं किया कि उसने कहा था 100 यूनिट चाहिए, इन्होंने 120 यूनिट अप्रूव करवा लिए हों कि चलो एक दफ़ा 120 यूनिट होंगे, 20 हम रख लेंगे, 100 से भिजवा देंगे। उसकी हालत ख़राब हो जानी है कि भाई मैंने तो 100 का ऑर्डर दिया था, तुम मुझे क्यों 120 की एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो, अल्टीमेटली पैसे तो मैंने देने हैं। तो ऐसे में अंदर का कोई बंदा गड़बड़ नहीं कर सकता और जितना वो एग्री हुआ है उतना ही यहाँ पे चीज़ें आएंगी। उसने एक्नॉलेजमेंट देखी, अपने ऑर्डर से मैच किया और मुतमईन हो गया, इसने कंफर्म कर दिया हाँ जी मैंने यही ऑर्डर दिया था, आप लोगों ने बिल्कुल मुझे सही से वो किया है। मीनवाइल वेयर हाउस वालों को जब अप्रूव सेल्स ऑर्डर मिला था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुड्स उठाए, जो चीज़ें सामान थी उनको डब्बों में डाला, डब्बे बंद किए और डब्बों के ऊपर पैकिंग स्लिप पे लिख दिया कि इसमें फ़लाना तरह की चीज़ इतनी, फ़लाना तरह की चीज़ इतनी, फ़लाना तरह की चीज़ इतनी है। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी को ऑर्डर भेजा और उनसे कहा है कि मुझे 4 तरह के कैमरे चाहिए, तो उन्होंने उनको डब्बे में डाला और बाहर लिख दिया कि इसमें कैमरा फ़लाना कैटेगरी वाला 1, फ़लाना कैटेगरी वाले 2 और फ़लाना कैटेगरी वाला 1। तो पैकिंग स्लिप से मुराद क्या है, डब्बे के बाहर डिस्क्रिप्शन लिख दी जाए कि इस डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें डाली और ये उठा के दे दिया शिपिंग वालों को जिन्होंने सामान लेके जाना है। इस फ्लो चार्ट को देख के हमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ बड़ी अच्छी समझ आ जाती है। जिसके पास ऑर्डर आ रहा है वो ऑर्डर अप्रूव नहीं कर रहा, जो अप्रूव कर रहा है वो डिलीवर नहीं कर रहा, जो बता रहा है उसने माल देना नहीं है, जिसके पास माल पड़ा हुआ है उसने पहुंचाना नहीं है, जो पहुंचा रहा है माल उसके पास नहीं पड़ा हुआ। तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, किसी के पास कस्टडी है, किसी के पास इजाज़त है और किसी के पास उसकी रिकॉर्डिंग है। ये सामान इन्होंने भेजा शिपिंग वालों को, शिपिंग वालों ने सामान एक दफ़ा मैच किया, सेल्स ऑर्डर कितना था, क्या डब्बे के अंदर वही सारी चीज़ें, चेक किया, डब्बों को दोबारा बंद किया और उसको शिपिंग के रूट पे डाल दिया। शिपिंग लफ्ज़ी मतलब है समंदरी रास्ते से चीज़ भेजना। शिपिंग हर तरह की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ हमारी असम्पशन ये है कि आप समंदरी रास्ते से भेज रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट बन गया बिल ऑफ लेडिंग। अगर ये ट्रक के रास्ते से, ज़मीनी रास्ते से ट्रक के थ्रू भेजे जाते हैं तो ये कंसाइनमेंट नोट एक डॉक्यूमेंट होता। अगर ट्रेन से भेजते तो बिल्टी एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर हवाई जहाज़ से भेजें तो एयरवे बिल होता है। हर रूट के अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। फिलहाल हमारी असम्पशन ये है कि जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसका नाम है बिल ऑफ लेडिंग। ये कोरियर का कागज़ भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, गुड्स वगैरह डाल के और इसको रवाना कर दिया और जो बिल ऑफ लेडिंग है, इस चीज़ का एविडेंस कि हाँ भाई हमने चीज़ भेज दी है, ये चीज़ें, तीनों चीज़ें उठा के, इसकी कॉपी भी उठा के भेज दी कस्टमर को, शिप करवा दिया, यानी कि उसको डिलीवर कर दिया। कस्टमर के पास जब गुड्स पहुँचे उसने देखा कि क्या जो पैकिंग स्लिप पे लिखा है गुड्स भी वही हैं, और फिर उसने देखा कि जो बिल ऑफ लेडिंग पे जो डिलीवर करने वाले ने कहा है कि मैंने इतना डिलीवर किया, क्या वो भी मैच कर रहा है। उतने ही गुड्स, उतनी पैकिंग स्लिप, उतनी ही डिलीवरी उसने इनसे मैच की एक्नॉलेजमेंट से। असूलन इसे चाहिए कि सेल्स डिपार्टमेंट को बता दे कि मेरे पास माल पहुंच गया और सब ओके है। यहाँ वो कंट्रोलर ने नहीं दिखाया, चूँकि इसका कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो हम अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड माइनस करना चाहें तो कर सकते हैं। ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है।
कि जहाँ आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। गुड्स इन तक पहुंच गए। अप्रूव सेल्स ऑर्डर की कॉपी बिलिंग वालों के पास आई थी। बिलिंग को पता लगा था कि इतना ऑर्डर हमारा जाने वाला है, तो जैसे ही इन्होंने पैकिंग स्लिप उन्हें दी कि हाँ भाई हमने इतना सामान भिजवा दिया है, बिल ऑफ लेडिंग और पैकिंग स्लिप, तो पैकिंग स्लिप से पता लग जाएगा क्या क्या भेज दिया है, और बिल ऑफ लेडिंग से कंफर्म हो जाएगा कि हमने भेज दिया है, क्योंकि आपने रिकॉर्ड करते हुए थोड़ी एहतियात तो करनी है। तो अब जब पता लग गया कि ये सामान था और भेज दिया गया है, तो अब ये उसकी इनवॉइस जनरेट कर देंगे। इनवॉइस की 3 कॉपियां बनाएंगे, एक कॉपी चली जाएगी कस्टमर को, एक चली जाएगी सेल्स वालों को, और अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट को। कस्टमर को जब इनवॉइस मिलेगी उसने फिर मैच कर लेना है कि क्या ये इनवॉइस इन सारी चीज़ों से मैच कर रही है। अगर नहीं कर रही तो फौरन से शोर मचा दे। अगर वो खामोश है तो हम अजम्पशन क्या लेंगे, सब सही है, उसे कोई मसला नहीं था। जब इनके पास इनवॉइस पहुंची, इन्होंने कस्टमर को कहा था आपका माल आने वाला है, जब इनवॉइस पहुंची तो उन्हें तसल्ली हो गई कि हमारी तरफ से माल चला गया है। इन्होंने अपनी सेल डे बुक क्लोज कर दी। सेल डे बुक में लिखा हुआ था कि हमारे पास ये सेल्स रिकॉर्ड होने लगी है। जब माल चला गया तो उन्होंने अपनी सेल डे बुक को अपडेट कर लिया। इनवॉइस की कॉपी जब पहुंची अकाउंट रिसीवेबल के पास, तो अकाउंट रिसीवेबल वालों ने वो वाले कस्टमर को उतने से डेबिट कर दिया। डेली इनवॉइस की समरी जब पहुंची जीएल वालों के पास, जिनके पास ओवरऑल लेजर थे, उन्होंने ओवरऑल लेजर में सेल बुक कर दी और ओवरऑल लेजर में रिसीवेबल बुक कर दिया। अब अगेन इसमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि पहले हमारी बेसिक एंट्रियाँ होती हैं, फिर जब हम लेजर की तरफ आते हैं तो कुछ सब्सिडरी लेजर होते हैं जहाँ कस्टमर का डाटा होता है, कुछ मेन लेजर होते हैं जहाँ ओवरऑल डाटा होता है। तो ओवरऑल डाटा और ओवरऑल सेल्स इन्होंने अपडेट कर दी और इंडिविजुअल डाटा इन्होंने अपडेट कर दिया। इन दोनों के दरमियान रिकन्सिलिएशन अकाउंटिंग की ज़बान में कंट्रोल अकाउंट कहलाती है। तो कंट्रोल अकाउंट में आपने सब्सिडरी लेजर और मेन लेजर को आपस में रिकन्साइल कर लिया। मीनवाइल पैकिंग स्लिप और बिल ऑफ लेडिंग इन्हें भी मिला था इन्वेंट्री कंट्रोल वालों के पास। ये कौन लोग हैं जो इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करते हैं, ये कौन लोग हैं जो बिल्स वगैरह को देखते हैं, कस्टमर को कितना बिल चार्ज होना है। इन्होंने अपनी इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को उतने से अपडेट कर लिया कि हमारे पास से ये 4 कैमरे इस नेचर के माइनस कर देने हैं, और उन्होंने अपने इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया। तो इस तरह से हर किसी ने अपनी रिकॉर्डिंग कर ली। तो यहाँ बेसिकली 3 बातें थी, कस्टमर की तरफ से जो ऑर्डर आया उसके कंट्रोल्स, कस्टमर को जो हमने माल भेजा उसके कंट्रोल, और जो इनवॉइस और उसकी अकाउंटिंग है उसके कंट्रोल्स। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो इस बड़े मज़ेदार से सिस्टम के अंदर हमने बहुत सारे ख़तरे ख़त्म करने की कोशिश की है। कहीं ऐसा ना हो कि जितना ऑर्डर आया उससे ज़्यादा डिलीवर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जितना ऑर्डर आया उससे ज़्यादा अंदर का कोई बंदा खा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वेयर हाउस वाले सामान पूरा दे ही ना और थोड़ी सी गड़बड़ कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर को ओवर बिलिंग, कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर को अंडर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर को चीज़ पहुंची नहीं और हम लोग अपने पास रिकॉर्डिंग कर लें, कहीं इस तरह से ना हो कि हम रिसीवेबल रिकॉर्ड करके बैठे हुए हों जबकि कस्टमर तो एतराज़ कर रहा है कि उसके पास तो सामान आया हुआ ही नहीं। तो छोटे छोटे से बहुत सारे मसले हैं जो इसमें रिजॉल्व होते हैं। अब अगर कोई आपसे सवाल में पूछे बताओ कस्टमर की तरफ से जब ऑर्डर आता है तो उस पर क्या कंट्रोल्स हैं, तो आप ऑर्डर आने से लेके आगे तक ये जो शुरू वाला मामला है इसकी सारी बातें आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर वो कहें बताओ ऑर्डर डिस्पैच होते वक्त के क्या कंट्रोल्स हैं, तो जो गुड्स वाले ने पैक कर कैसे किया, फिर उन्होंने यूँ भेजा, फिर उससे पूछा, फिर ये बिल ऑफ लेडिंग था, आप ये सारी बातें कर सकते हैं। अगर वो पूछें बताओ रिकॉर्डिंग करते वक्त के क्या कंट्रोल्स हैं, तो आप ये वाले प्रोसेस की बात कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात हो गई कि बहुत हवाई बात हो गई। मैंने कहा बताया, आपने सुना, आपने फ्लो चार्ट देखा, अब आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ी वैरायटी करके सर तो चले जाएंगे, हम इतना दिमाग कहाँ से इस्तेमाल करें। तो एहतियातन क्या करना है, किताब में इसके नैरेटिव्स भी दिए हुए हैं। किताब आपको 1-2 दिन पहले देने का मकसद ये था कि अगर मैं कोई चीज़ बताऊं और किताब से रिलेट करूं तो आप कहें जी हमारे पास तो वो किताब ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये फ़्लो चार्ट जब आपको समझ आ जाए तो इस फ़्लो चार्ट के नीचे आपको किताब में एक टेबल नज़र आएगा जिसमें 3 स्टेजेस बनी हुई हैं, गुड रिसीव करने से रिलेटेड, वो गुड डिस्पैच करने से रिलेटेड, ऑर्डर रिसीव करने से रिलेटेड, और जो अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड। उसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम बताता है हमारा मकसद या रिस्क क्या है जिसके लिए कंट्रोल लगाए जाते हैं, सेकंड कॉलम बताता है हमारे कंट्रोल्स क्या हैं, और थर्ड कॉलम बताता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सरप्राइजिंगली पढ़ हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल रहे हैं लेकिन हम समझ रहे हैं, चूँकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल सबसे आसान बात है। 1 ऑन कर दीजिएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल बड़ी आसान बात है। अगर आपको कंट्रोल्स पता हैं तो आपने सिर्फ चंद हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ करके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बना लेने हैं।
कंट्रोल ये है कि वेयर हाउस वाला पैकिंग स्लिप लगा के भेजेगा। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है चेक करो, कंफर्म करो, वेरीफाई करो कि क्या उसने पैकिंग स्लिप लगा के भेजी थी या नहीं। कंट्रोल ये है कि इनवॉइस देखे बगैर अकाउंट रिसीवेबल वाला एंट्री नहीं करेगा। तो कंफर्म करें क्या एंट्री के वक्त उसके पास रसीद अवेलेबल थी या नहीं थी। तो आपको जो भी कंट्रोल्स पता है ना, कंट्रोल के साथ लिख दें चेक दैट, एग्जामिन दैट, वेरीफाई दैट, ऑब्जर्व दैट, इन्वेस्टिगेट दैट, इंस्पेक्ट दैट। आप इस तरह के वर्ड्स लगा के टेस्ट ऑफ कंट्रोल बना सकते हैं। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कंट्रोल्स। अगर कंट्रोल समझ आ जाए तो आप उसके साथ ये वर्ड्स यूज़ करके अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। क्या सब लोगों को बात समझ आ रही है? तो दो तरह के सवाल, जो रट्टे वाला सवाल वो कहेगा बताओ प्रोसेस के कंट्रोल, आपने प्रोसेस आपके जहन में होगा और सिर्फ जहन में नहीं होगा, आपने वो वाला जो टेबल है उसको एक दो दफ़ा पढ़ लिया होगा। उसमें सबसे ज़रूरी होगा सेंटर वाला कॉलम जिसमें कंट्रोल्स दिए हुए हैं, उसको आपने एक दो दफ़ा देखा होगा तो पेपर में आप उसको लिख पाएंगे। नहीं रटा याद आएगा, फ्लो जहन में आ गया तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। दूसरी तरह का सवाल, एक सिचुएशन आपको दे दी और सिचुएशन में आपसे तबसरा करवा लिया कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, बताओ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। जैसे रेगुलर क्लास में मैं ये चीज़ समझाने के लिए क्या करता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। उससे पता लग जाता है कि जो अभी हमने फ्लो चार्ट पढ़ा, ये पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो नई स्किल आ गई थी वो किस तरह से इस्तेमाल होनी है। तो एक दफ़ा वन ज़रा ऑफ कीजिए। एक एग्जांपल दी हुई है एक बिज़नेस की, आपने सुनना है और फिर देखना है कि उसमें आपको क्या मसले नज़र आए। रोजेज़ एनी टाइम सेल्स रोजेज़ होलसेल, ये होलसेल पे फूल बेचते हैं। कस्टमर टेलीफोन कर देता है कंपनी को और उनके ऑर्डर को एक क्लर्क ले लेता है। क्लर्क को वो फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन पे उनका ऑर्डर सुन लेता है, डिटेल लेता है उनसे रोजेज़ की, एड्रेस उनसे पूछता है कि कहाँ डिलीवर होना है और उनके बैंक अकाउंट की डिटेल ले लेता है कस्टमर की। फिर फ़ोन बंद करके वो क्या करता है, ये सारी डिटेल उठा के कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम में डाल देता है और ये कंपनी के इन्वेंट्री सिस्टम के साथ इंटीग्रेट है। जब वो सिस्टम में डालता है तो उसको लिखा नज़र आ जाता है पीछे के फूल पड़े हुए हैं हमारे पास या नहीं पड़े हुए। कंपनी का स्टैंडर्ड क्रेडिट टर्म्स ये है कि आपने महीने बाद पेमेंट करनी है, ऑर्डर डिलीवर होने के बाद महीने बाद। ऑर्डर डिलीवर कब करने हैं? 48 घंटे में। और पेमेंट कब लेनी है? 1 महीने बाद। अक्सर कस्टमर बैंक ट्रांसफ़र से पे कर देते हैं, तो एक अकाउंट रिसीवेबल लेजर भी बनाया हुआ है और कस्टमर को महीने में एक दफ़ा स्टेटमेंट भेज देते हैं कि भाईजान आपका इतना हमारे ज़िम्मे रिसीवेबल हमारे पास आपका आ रहा है। क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कंट्रोलर सेट करता है। कैसे सेट करता है? एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम खुद ही से लगा देता है। जिसने भी कहा मुझे फूल चाहिए तो कंप्यूटर सिस्टम में एक फार्मूला था, उसने बता दिया चलो ये इस तरह का बंदा है, चलो जी इसको इतनी हम लिमिट दे देते हैं और ये चीज़ सेट हो जाती है। अब आपने ये बताना है, नीचे रिक्वायरमेंट को इग्नोर करके आपने ये बताना है कि आपको इस सिस्टम में, लाइट 1 ऑन कर दीजिएगा ज़रा, इस सिस्टम में आपको क्या खामी नज़र आई? टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं है, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। अब देखें ना हमारा सिस्टम क्या था, एक राइटिंग में ऑर्डर आया था और क्लर्क एक वो कर रहा है, जिसने अकाउंटिंग करनी है, जिसी ने सारा कुछ करना है, मतलब ये वन मैन शो है ना, ये एंट्रियां भी रिकॉर्ड कर रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नज़र नहीं आई। 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, इतना बड़ा क्रेडिट पीरियड, और आप कौन सी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल किस्म की प्रोडक्ट भेज रहे हैं, फूल जो 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो 1 महीने का क्रेडिट पीरियड, ये भी समझ नहीं आ रहा। बगैर ऑथराइजेशन उसने फ़ोन पे वो किया और बस कंप्यूटर से पूछ लिया, उसने कोई फार्मूला दे दिया, उसने जनाब उस लिमिट को अप्रूव कर दिया और फ़ोन पे माल भेज दिया बगैर वेरीफाई किए, बगैर उस कस्टमर की ही तहकीक किए कि उसका पिछला क्या रिकॉर्ड है वगैरह वगैरह। और उसने माल कैसे भेजा इसके बारे में हमें नहीं पता। ऑर्डर डबल जा सकता है, कोई हिसाब किताब ही नहीं। महीने में एक दफ़ा कंफर्म करेंगे कस्टमर से कि हाँ भाई कितना चल रहा है। माल को चेक नहीं किया प्रॉपर कि क्या है, किधर रखा हुआ है, किसने डिलीवर करना है, वो क्या वो डिस्क्रिप्शन वही है जो उसने ऑर्डर में भेजी थी। ऑर्डर की कॉपी तो हर जगह आपने भेजी नहीं जी। 48 घंटे में जो डिलीवर करने का टाइम है, उससे फिर कस्टमर से किसी ने एक्नॉलेजमेंट ही नहीं ली, किसी ने उसके ऑर्डर की एक्नॉलेजमेंट भी नहीं ली, उसको माल मिल गया तो भी किसी ने एक्नॉलेजमेंट नहीं ली। और तो ये हम इतने चैंपियन एकदम से कैसे हो गए बैठे बैठे? क्योंकि हमने एक सिस्टम समझ लिया है। अगर आपको एक सिस्टम की, एक प्रोसेस की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो अब आपको अगर कोई भी फजूल सा सिस्टम बताएगा आप फ़ौरन से उस पर एतराज़ कर देंगे, क्योंकि आपको अपने आइडियल सिस्टम के कंट्रोल्स नज़र नहीं आ रहे होंगे।
तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रोसेस को समझ लें। जब प्रोसेस समझ लिया, यानी कि यहाँ मछलियाँ पकड़ने का तरीका ये है कि प्रोसेस ग्रिप में आ जाए। जब प्रोसेस ग्रिप में आ जाए, वो पूछें रट्टे वाला सवाल के कंट्रोल्स बता दो, लिख दें। वो कहें हमारा ये निज़ाम है, इस पर तनकीद कर दो, आप फ़ौरन से कर दें। हमारा फेवरेट काम तनकीद। वो कहेंगे क्या ख़राबी है, हम कहेंगे ख़राबी ही ख़राबी है, लेकिन उसे ख़राबी कहना है जो जिसका प्रोसेस आपको पता हो। क्योंकि हो सकता है उनके दो पार्टों में कहें, एक पार्ट ख़राबियाँ बताओ, दूसरा पार्ट बताओ इसके आइडियल कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, और दुआ करें एक तीसरा पार्ट भी हो, कहें इसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता दो। क्योंकि उसमें तो आपने सिर्फ कंट्रोल वाला कॉलम पकड़ना है और उसके साथ बस आपने अल्फाज, बस कोशिश करना है कि हर अगला लफ्ज़ पिछले से थोड़ा मुनफरिद हो, ताकि देखने वाला बोर ना हो। अगर आप चेक दैट करते रहेंगे तो ज़रा थोड़ा सा फीका फीका सा हो जाएगा काम। तो ये जो नीचे टेबल है ना, ये टेबल को पढ़ने से आपको ये थोड़ी सी साइंस समझ आ जाएगी कि आपने ये काम कैसे करना है। तो रट्टे की तरफ नहीं जाना उन लोगों ने जिनको समझ आ गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि भाईजान फ्लो चार्ट पता नहीं क्या चीज़ होता है और मैं आज तक हमेशा रट्टा मार के ही पास होता आया हूँ, तो भाई मैं उस बच्चे को नहीं रोक रहा। अगर वो नीचे दिए गए टेबल को प्योर रट्टा मारना चाहे तो भाई ज़िम्मेदारी अपनी अपनी। अगर आपको यूँ ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उस तरह से कर लें। हमारी कोशिश ये है कि अगर प्रोसेस समझ आ जाए तो पेपर में किसी भी किस्म का सवाल आ जाए, आप उसमें खामियाँ तलाश कर सकते हैं। अभी आज ड्राफ्टिंग का जब सेशन होगा, आज जब वो प्रैक्टिस होगी, तो उस टाइम पर भी आपके सामने सवाल रखे जाएंगे। तो देखना है कि आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, क्या इसकी बेस पर आप सही से एतराज़ या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। भाई का एक सवाल है, जैसे आपने जब फ्लो चार्ट से देख के बनाने कंट्रोल बनाने, फॉर एग्जांपल इस तरह करेंगे क्रेडिट डिपार्टमेंट को सेल्स ऑर्डर रिसीव करना चाहिए, फिर उसको अप्रूव करके आगे भेजना चाहिए। जी बिल्कुल, आप इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। क्रेडिट डिपार्टमेंट को सेल्स ऑर्डर अप्रूव करना चाहिए और सेल्स वालों को कम्युनिकेट करना चाहिए। तो बेसिकली इसी फ़्लो को आप सादा इंग्लिश में बताएंगे और मज़ीद नीचे दिया गया टेबल भी आपको किसी हद तक हेल्प कर देगा। प्रोसेस जहन में हो तो टेबल की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाली टेबल याद किया हो और प्रोसेस दिमाग में ना हो तो ज़्यादा नुकसानदेह काम है। बात समझ आई? तो पहले वाले पे हमने ज़्यादा टाइम लगाना था ये समझने के लिए कि फ्रेमवर्क क्या है, हम किस तरह से कर रहे हैं। मैं दोबारा याद करा दूं, पेपर में दो तरह के सवाल आते हैं, या सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल कि इस प्रोसेस के कंट्रोल्स बता दो, या दूसरा सवाल कि ये एक प्रोसेस है, वो आपको एक प्रोसेस और कहें आप क्या ख़राबी है और इसमें क्या अच्छे अच्छे कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं। तो दोनों तरह के सवालों को आप इस फ्रेमवर्क से आंसर कर सकते हैं। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। वन ऑफ कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। सेकंड सिस्टम, परचेजेज या पेबल का साइकिल। हमने पीछे देखा सेल्स रिसीवेबल का साइकिल, अब परचेजेस पेबल का साइकिल। पहले कुछ खौफ समझते हैं। परचेजेस पेबल में एक बड़ा खौफ ये है कि इसमें आउटफ्लो होना है पैसों का। तो जो कस्टमर की तरफ से ऑर्डर था वो कभी भी कहीं से भी आ सकता था, लेकिन परचेजेस हमेशा एक ऑर्गेनाइज वे में जनरेट होना चाहिए। परचेजेस के पीछे रीज़न होनी चाहिए कि हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है या हमने किसी कस्टमर को बना के देनी है। तो हमेशा एक लेजिटिमेट रीज़न होनी चाहिए। उस रीज़न पे देखना चाहिए स्टॉक पड़ा है या नहीं पड़ा, और फिर स्टॉक का ऑर्डर होना चाहिए, और फिर जब वो ऑर्डर हो तो उसकी प्रोसेसिंग पेबल की बाकायदा सही तरीके से रिकॉर्ड होनी चाहिए। इस दौरान गड़बड़ें हो सकती हैं, लोग गलत सप्लायर के पास ऑर्डर दे सकते हैं, गुड्स की तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करने वाला ही अगर कस्टडी रख रहा होगा तो 100 तरह के मसले आ सकते हैं। तो किताब हमें कुछ कंट्रोल्स बता रही है। अगेन अच्छे कंट्रोल्स हैं लेकिन परफेक्ट कंट्रोल्स नहीं हैं। आप अपनी पसंद से इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर की तरह इसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है और ये हर कोई अपने अल्फाज में लिख सकता है। कहानी शुरू होती है स्टार्ट से। एक बड़े फ्लो चार्ट में इस तरह का ओवल हमें फ़ौरन से बता देता है कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट से कहानी स्टार्ट हुई है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है भला? ये कौन लोग थे? इनके पास इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स होते हैं। इन्वेंट्री पड़ी नहीं होती, वो तो वेयर हाउस वालों के पास पड़ी है। इनके पास इन्वेंट्री की अकाउंटिंग होती है। उसके इन्वेंट्री कंट्रोल वालों को नज़र आया कि हमारे पास फ़लाना इन्वेंट्री हमारे उस लेवल से नीचे चली गई है। कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग याद है, कुछ लीड टाइम्स होते थे, तो कुछ एक मिनिमम इन्वेंट्री लेवल होता था, तो एक ऐसा पॉइंट आता था जिस पे रीऑर्डर लेवल आ जाता था। तो अगर आपकी एक अच्छी मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो समहाउ आपके पास हर तरह के एरिया का एक रीऑर्डर लेवल सेट हुआ होगा। तो परचेज ये इन्वेंट्री कंट्रोल वालों को यहाँ से पता लग जाएगा कि कौन कौन से आइटम्स में इस वक्त अब वो लेवल आ गया है, अब उसकी ऑर्डर होने की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, एक दरख्वास्त बनाएंगे जिसको कहेंगे परचेज रिक्विजिशन, और ये दरख्वास्त उठा के दे देंगे परचेजिंग डिपार्टमेंट वालों को।
परचेजिंग डिपार्टमेंट वालों से कहेंगे भाई हमें ये वाली चीज़ इतनी क्वांटिटी में इस दिन चाहिए। परचेज वाले एक परचेज ऑर्डर बनाएंगे और इन दोनों की कॉपी उठा के दे देंगे अकाउंट्स पेबल वालों को। अकाउंट्स पेबल वालों से कह देंगे कि भाई एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो, हमारी एक लायबिलिटी आने वाली है। हमें परचेज एक्विजिशन उनकी तरफ से आ गई है और हम एक परचेज ऑर्डर बना चुके हैं। तो इनको आपने बता दिया अकाउंट्स पेबल वालों को कि हाँ भाई एक लायबिलिटी बुक होने वाली है। इस परचेज ऑर्डर की आपने 2 कॉपियाँ, एक रिसीविंग जो आपके फैक्ट्री में, आपके गोदाम में या जो भी जगह है दरवाजे पे बैठे हुए उनको भेज दिया, और एक कॉपी भेज दी वेंडर को। वेंडर मतलब जो आपका सप्लायर है, आपने उसको चीज़ भेज दी। अब यहाँ सप्लायर का अपना सेल्स का वो सिस्टम चलेगा जो अभी थोड़े पहले हमने देखा। ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं ये कट हुआ हुआ फ्लो चार्ट है। ये एक बड़ा फ्लो चार्ट था जिसमें एक तरफ सेल्स का सिस्टम था, एक तरफ परचेज का सिस्टम था, वो आपस में कनेक्ट हुए हुए थे। तो इसके पीछे वो वाला फ्लो चार्ट है। अब ये है कस्टमर और ये है सेलर, तो ये अपना वही सारा सिस्टम चलाएगा और भेज देगा गुड्स। वो सारी चीज़ें रिपीट कर सकते हैं जो पीछे पड़ा था कि ये इनको कंफर्म कर देगा, ये उनसे रब्ता करेगा, ये उनसे पूछेगा। अब गुड्स पैकिंग स्लिप और यहाँ बिल ऑफ लेडिंग भी लगा सकते हैं। ये चीज़ें भेज देगा हमारा सप्लायर हमारी कंपनी को। जब कंपनी को भेजेगा तो वो इन्वेंट्री कंट्रोल वालों को नहीं भेजेगा, परचेज करने वालों को नहीं भेजेगा, वो दरवाजे पे भेजेगा। दरवाजे पे जो वो गुड्स देखेंगे, पैकिंग स्लिप देखेंगे और देखेंगे परचेज ऑर्डर जो उनको परचेज वालों ने बताया था कि हमने इतना माल मंगवाया हुआ है, ताकि दरवाजे पे इंतज़ार करें और जब शॉर्ट हो तो कहें भाई 4-5 दिन हो गए वो माल नहीं पहुंचा अभी तक, ताकि अगर किसी ने गड़बड़ की है बीच में तो वो पकड़ा जाए। तो इन्होंने दरवाजे पे ये गुड्स और पैकिंग स्लिप रिसीव की, दरवाजे पे ही उन गुड्स को गिना, उस पैकिंग स्लिप के साथ मैच किया, तस्दीक हो गई तो उन्होंने क्या किया, गुड्स भेज दिए वेयर हाउस वालों को और पैकिंग स्लिप भेज दी इन्वेंट्री कंट्रोल वालों को। फिजिकल गुड्स वेयर हाउस को दे दिए और पैकिंग स्लिप इन्वेंट्री कंट्रोल वालों को। और एक रिपोर्ट बनाई गुड रिसीव नोट, वो जो उन्होंने सामान दिया था, उन्होंने जो चीज़ें आके दी थी आपने उस पर साइन किया, एक कॉपी उन्हें दी, एक अपने पास रखी, तो ये बन गया गुड रिसीव नोट। वो भी हो सकता है और एक बड़ी खूबसूरत सी रिसीविंग रिपोर्ट भी हो सकती है। तो रिसीविंग रिपोर्ट या गुड रिसीव नोट ये वो डॉक्यूमेंट है जो उस बंदे की तरफ से भी वेरीफाइड है जिसने माल डिलीवर किया है और आपके दरवाजे वालों ने भी इस पर साइन किए हुए हैं। इसकी कॉपीज़ उठा के हर डिपार्टमेंट में भेज दी, वेयर हाउस वालों को, इन्वेंट्री कंट्रोल वालों को, परचेज वालों को और इनको। अब वेयर हाउस वालों को सामान भेजा है और वेयर हाउस वालों को ये रिपोर्ट भेजी है। वेयर हाउस वाले सामान को इस रिपोर्ट से मैच करके इसकी एक कॉपी पे साइन करके इनको वापस दे देंगे, ताकि इनके पास एविडेंस हो कि हमने वेयर हाउस वालों को जो सामान दिया उनसे एक्नॉलेजमेंट उसकी ले ली है, वाकई उनके पास उतना सामान गया, ना कम गया है ना ज़्यादा गया है। तो इन्होंने जनाब उसको मैच करके इनको एक्नॉलेजमेंट दे दी, वो इन्होंने अपने पास रख ली। फिर रिसीविंग रिपोर्ट की कॉपी पहुंच गई इन्वेंट्री कंट्रोल वालों के पास। दरवाजे वालों ने कह दिया कि माल आ गया है। पैकिंग स्लिप पे वो सेलर ने भेजा था कि मैंने कौन कौन से गुड भेजे, उसने ये देखा, दरवाजे की रिपोर्ट देखी और परचेज़ हमने किस चीज़ की थी उसको मैच किया। हमने जो मांगा था क्या उन्होंने वही भेजा है और क्या दरवाजे वालों ने वही मौसूल पाया है। तीनों चीज़ें देखी। इसने क्या किया, अपनी इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में उस इन्वेंट्री को ऐड कर दिया कि हमारे पास इतनी इन्वेंट्री आ गई है। ये रिसीविंग रिपोर्ट पहुंची थी परचेज़ डिपार्टमेंट वालों के पास भी। परचेज़ डिपार्टमेंट वालों ने परचेज़ की रिक्विजिशन पे परचेज़ ऑर्डर जनरेट किया था, लेकिन इन्हें अभी तक नहीं पता था कि माल पहुंचा या नहीं पहुंचा। जैसे ही इन्हें नज़र आया कि हमारे पास माल पहुंच गया है, इन्होंने अपने परचेज़ ऑर्डर को क्लोज़ कर दिया कि ये जो परचेज़ ऑर्डर था इसके अगेंस्ट हमारे पास माल आ गया। जैसे पिछले सेल्स ऑर्डर वालों ने नहीं क्लोज़ किया था, इन्होंने उसको क्लोज़ करके अपनी फ़ाइल अपडेट कर दी। अकाउंट्स पेबल वालों के पास जब रिसीविंग रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो जो हमने एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई थी कि लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लें, अब माल हमारे पास आ गया है। इन्होंने जनाब अकाउंट्स पेबल की फ़ाइल को अपडेट कर लिया। मीनवाइल डेली परचेजेस ऑर्डर की समरी इनके पास जा रही थी और ये अपने जीएल को टोटल परचेजेस, टोटल पेबल ये रिकॉर्ड कर रहे थे। इन्होंने इसको उसके साथ रिकनसाइल कर लेना है, कंट्रोल अकाउंट बना लेना है और देख लेना है कि जो इंडिविजुअल लेजर में एंट्रियाँ हो रही हैं और जो ग्रैंड टोटल है ये आपस में एक दूसरे के साथ मैच करें। मीनवाइल इन्वेंट्री वाला भी अपने को इस जनरल लेजर के साथ मैच कर सकता है, क्योंकि जनरल लेजर में अब इन्वेंट्री की रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएंगे, आपके पास मजीद इन्वेंट्री आ गई है। तो ये पूरा निज़ाम है। इस पूरे निज़ाम में कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं जो हम मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे ख़तरे ख़त्म हुए हैं।
ओवर बिलिंग अंडर बिलिंग का ख़तरा ख़त्म हो गया, माल रास्ते में इधर उधर ना हो जाए, किसी गलत बंदे को ऑर्डर ना दे दिया जाए। आप कोई भी किसी को भी ऑर्डर दे दे गलत है, परचेज़ वालों को ऑर्डर देना चाहिए और हमेशा एक अप्रूव वेंडर को देना चाहिए। फ्लो चार्ट की एक लिमिटेशन होती है, उस पर आप हर बात नहीं लिख सकते। तो यहाँ ये लिमिटेशन हमें नज़र आ रही है कि सप्लायर का क्या रूल है उसका नहीं बताया हुआ। आइडियली हर इदारे के कुछ अप्रूव सप्लायर होते हैं, वरना क्या होता है जिनको परचेज़ करने की ऑप्शन मिलती है वो अपनी पसंद की जगह पे जाएंगे, अपने यार दोस्त की दुकान पे जाएंगे, वहाँ से सामान उठाएंगे, खुद भी कमीशन खाएंगे और कंपनी को भी हल्की क्वालिटी मिल जाएगी। तो आइडियली डायरेक्टर्स की एक प्रोक्योरमेंट कमेटी होनी चाहिए जो बैठ के देखे कि कौन से नए वो हैं, क्योंकि ये एक बड़ी अमाउंट की एंट्री है। तो आप कोशिश करते हैं कि 500,000 बंदों से सप्लाई ना पकड़ें, आप 3-4 अच्छे बंदे आइडेंटिफाई करके रख लें जिनके साथ आपका पुराना ताल्लुक हो, आपकी उनके साथ क्रेडिट लिमिट सेट हुई हुई हो, और अगर उनके पास माल ना हो और एक नए कस्टमर की तरफ सप्लायर की तरफ जाना है तो जो बड़े हैं वो कोटेशंस लें मार्केट से, उन कोटेशन की बेस पे किसी एक को चूज़ करें, पहले छोटा ऑर्डर दे के देखें, अगर वो अच्छा चले तो उसको भी बड़ा ऑर्डर दे दिया करें। परचेज़ वाले को अगर पावर दे दी ना कि तुम अपनी पसंद से किसी सप्लायर के पास चले जाओ तो वहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ हमने सप्लायर के ऊपर भी कंट्रोल्स लगा दिए, हमने इन्वेंट्री की मूवमेंट भी देख लिया, हमने देख लिया अकाउंट पेबल कहीं ज़्यादा ना रिकॉर्ड कर ले, कहीं इन्वेंट्री वाला अपनी फ़ाइल पहले ना अपडेट कर ले। तो हमने सारी चीज़ों को आपस में इस तरह से लिंक कर दिया है कि एंट्री की रिकॉर्डिंग, गुड्स की रिसीविंग, गुड्स के कंट्रोल, रिसीविंग रिपोर्ट्स, ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए जब ऑडिटर ने कंप्लीटनेस चेक करनी होती है तो सबसे आसान काम पता है क्या होता है, इस प्रोसेस में जहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्रॉस मैच कर लें। तो हो सकता है सेल्स में वो वेयर हाउस वाले का डॉक्यूमेंट, दरवाजे वाले का डॉक्यूमेंट, अप्रूव सेल्स ऑर्डर, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट, इन सबको जब मैच करें तो पता लग जाएगा कि ये चीज़ हुई थी लेकिन मुझे नहीं बताई गई। तो कंप्लीटनेस चेक करने के लिए आप ये इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, खासतौर पे गुड डिस्पैच नोट या गुड रिसीव नोट को रसीदों से ही मैच कर लें तो वहीं आपको पता लग जाता है कि आया कितना था और रिकॉर्ड कितना हुआ है। जी भाई कुछ कहना चाहते हैं? इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कंट्रोल की लिमिटेशन है कि हर कंट्रोल की कॉस्ट ज़्यादा होती है। बड़े इदारे अफोर्ड कर सकेंगे, छोटे इदारे में शायद एक ही बंदा बाइंग भी वही उसकी एंट्री भी रिकॉर्ड कर रहा हो। तो हम लोगों ने गुज़िश्ता लेक्चर में ये पढ़ा था कि दीज आर लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि आप हर जगह बड़ा अच्छा सिस्टम नहीं लगा सकते। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सोचें कि एंटिटी जो करोड़ों रुपए में खेल रही हो, अगर एक अच्छा निज़ाम बनाने से उनके एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें अगर एक भी एरर हो गया तो वो 40-50 लाख का एरर होगा। तो इतने बड़े एरर को अवॉइड करने के लिए एक अच्छा निज़ाम इज़ वर्थ इट। आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आईटी बेस्ड कंट्रोल जितने ज़्यादा से ज़्यादा डाल दें उतनी प्यारी बात है। पेबल या परचेजेस का रिकॉर्ड निज़ाम समझ आया जी? ये परचेज ऑर्डर इन्वेंट्री वालों के पास क्यों नहीं जाता? इन्वेंट्री वालों ने रिक्विजिशन दी हुई है, इन्होंने कहा है कि आपने ये माल मंगवाना है। अब उसके बाद माल इन्होंने नहीं मंगवाना, माल इन्होंने मंगवाना है। असूलन जब माल मंगवा रहे हैं तो एक कॉपी इन्हें हौसले के लिए दे दें। ये एक एडिशनल कंट्रोल है। अगर ये नहीं ऐड होगा तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, ऐड हो जाएगा तो छोटा सा नुकसान जो हो भी सकता था वो बच जाएगा। मैंने आपसे कहा कि इस सिस्टम में आप कहीं पे भी कुछ भी प्लस करना चाहें आप कर सकते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, अगर आप कहीं पे भी कोई एडिशनल कंट्रोल डाल दें और जस्टिफाई कर दें कि इससे ये एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया तो अलाउड है। तो ये कोई एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं कि हम इसे याद करें। देखें ना, मैंने तो यहाँ पे खुद ही से वो भी बता दिया कि बिल ऑफ लेडिंग होना चाहिए, खुद ही से कन्फर्मेशन की बात भी कर दी। आप ये देखें कि ये जो दरवाजे वाले बंदे ने रिसीविंग रिपोर्ट से मैच किया था, उसके बाद मैंने एक एक्नॉलेजमेंट वापस भी दिलवा दी, नज़र तो नहीं आ रही थी। तो हम इसमें छोटे छोटे से ट्विक्स ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद से। बस मकसद अच्छा होना चाहिए। मकसद ये ना हो कि मैंने एक नई लाइन लिख दी, मकसद ये हो कि मैंने एक नया कंट्रोल ऐड किया है। तो दिस इज़ वेरी गुड कि आपका दिमाग इस तरह से चलना शुरू हो जाए। दिस इज़ वेरी गुड कि आपने किताब में लिखे हुए देखे 3 कंट्रोल्स, आपने 3 कंट्रोल उठा के चैट जीपीटी पे पेस्ट किए, उसको कहा ये 3 कंट्रोल्स हैं, मुझे लगता है कि इसमें दरवाजे पे ताला भी लगा होना चाहिए, क्या कहते हो? तो आपसे कहेगा जी आप जो बता रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन ये देखिए ना ये 2 लाइनों में कवर हो रहा है तो ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास तो जेब में हर वक्त छोटा सा एक टीचर मौजूद है जिसको आप छोटे छोटे से अपने जज्बात, एहसासात, नज़रियात कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो आपको फ़ौरन से बता देगा कि आपको आपकी बात उसे अच्छी लगी या नहीं लगी, और बेइज्जती भी बड़े नफीस तरीके से करेगा। क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट है, अगर इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा प्रोफेशनली देखें तो वो ये यूँ की जा सकती थी।
तो वो ना वो बहुत ज़ोर से बेइज्जती नहीं करता, वो बड़े एहतराम से आपको बता देता है कि आपने गलती की है लेकिन कोई बात नहीं, सही बात ये है। हाँ, और अकेले में भी ये वो करता है, सबके सामने बेइज्जती नहीं करता। आप अपनी हिस्ट्री वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री बने ही ना तो आप एनोनिमस चैट जीपीटी के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि वो उसको याद ही नहीं रखेगा। एक न्यू चैट आप उसी वक्त डिफाइन कर दें कि ये वो चैट है जो तुमने याद ही नहीं रखना तुमने कभी मेरे साथ बात की है। तो जो छोटी छोटी मेमोरी आपसे रिलेटेड आपके अकाउंट में अपडेट कर रहा है वो उतना भी अपडेट नहीं करेगा। वापस इधर आते हैं, बहुत दूर चले गए थे। परचेज और पेबल का हमने निज़ाम देखा, अब तीसरा निज़ाम देखते हैं जल्दी से जी। इनमें से कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे फ्रॉड हो? फ्रॉड या तो जिनके पास कैश होता है वहाँ सबसे ज़्यादा होता है, या जो उसकी बाइंग से रिलेटेड होते हैं ना, क्योंकि और कुछ नहीं होगा, इसने जाके जिसको ऑर्डर दिया उससे कमीशन खा लेना है, और वो कहेंगे हम तुम्हारी कंपनी को डिस्काउंट दे सकते हैं, वो कहेगा नहीं चाहिए मुझे पैसे दे दो। तो ये लोग जो बाहर के लोगों से इन टच होते हैं ना, पिछले वाले में जो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग थे और इसमें जो परचेज डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है जिसके पास कैश रखा हुआ होता है। लेकिन जो कैश और बैंक है उसके अलग से कंट्रोल्स डिस्कस होते हैं, तो इसलिए हम उसका यहाँ जिक्र नहीं कर रहे, यहाँ हम सिर्फ क्रेडिट और रिसीवेबल्स तक का जिक्र कर रहे हैं। क्लियर? तीसरा और आखिरी सिस्टम, पेरोल। पेरोल के सिस्टम में टिपिकली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? अब जाहिर है अगर रेगुलर क्लास होती तो हम अलग अलग दिन ठहर के करते, तो इस वक्त जो है आप कम टाइम में ज़्यादा मुसीबत बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। उन्होंने कहा जी ब्रेक हो जानी चाहिए, जी बिल्कुल, ये इसको ख़त्म करते हैं तो फिर ब्रेक की तरफ चले जाएंगे जी। उसके बाद क्या होगा? उनका जी उसके बाद कैश का भी जिक्र हो जाए, उसके बाद ब्रेक कर लेंगे। सर उसके बाद अगर फलाना भी हो जाए उसके बाद ब्रेक कर लेंगे। सर अगर ब्रेक हो ही ना चैप्टर 3 भी कर लें तो ठीक है, उसके बाद अच्छा नहीं, ज़्यादा हो गया, ठीक है जी। पेरोल साइकिल, पेरोल साइकिल से मुराद है ये जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देते हैं। ये डेली वेजेस वाले लोग भी हो सकते हैं, वीकली वेजेस वाले लोग भी हो सकते हैं, मंथली वेजेस वाले लोग भी हो सकते हैं। इसमें दोनों तरह के निज़ाम पे हम बात कर सकते हैं, वो जिनको मंथ एंड पे इकट्ठे पैसे मिलते हैं और जो साफ़ सुथरा काम कर रहे होते हैं, और वो जिनको डेली का पैसे मिलें जो कि प्रोडक्शन के अंदर हर दिन मजदूरी वाला काम कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम तकरीबन दोनों तरह के निज़ाम को एक साथ लेके चल रहा है। तो अब होता क्या है, पेरोल के सिस्टम में जो बड़े ख़तरे होते हैं वो ये होते हैं कि शायद आप लोगों को पैसे ना दें और रिकॉर्ड कर लें, शायद लोगों को देना बनता ही नहीं था और बिला वजह दे दें, शायद कुछ फेक एम्प्लॉयज़ हों, शायद कुछ फेक आर्स हों। भाई एक ब्रांच है, उस ब्रांच में 12 बंदे बैठे हैं और ब्रांच का मैनेजर तय करेगा कि हमने कितने बंदों के साथ काम करना है। उसने हेड ऑफिस को बताया कि हमारे पास एक 13वां नया बंदा आ गया है, और हर महीने हेड ऑफिस वालों से उसके 40,000 रुपये लेने शुरू कर दिए, जबकि वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो समटाइम एम्प्लॉई एग्जिस्ट ही नहीं करता और एंट्रियाँ हो रही होती हैं, समटाइम एम्प्लॉई एग्जिस्ट करता है और उसका ओवर टाइम पैसे लिए जा रहे होते हैं, समटाइम वो छुट्टियों पे होता है, उसको कहते हैं तुम्हारे पैसे कटेंगे, और मैनेजर उसके हिस्से का आगे बता देता है और उसके हिस्से के पैसे खुद रख लेता है। तो फेक एम्प्लॉईज़, फेक आवर्स, रेट में गड़बड़ हो सकती है, उसकी एंट्रियाँ सही ना हो, उसका सोशल कंट्रीब्यूशन की रिकॉर्डिंग सही ना हो, उसका प्रोविडेंट फंड सही से रिकॉर्ड ना हो, तो बेतहाशा के गड़बड़ होती है। बात समझ रहे? तो अब इन सारी चीज़ों के अंदर एक अच्छा सिस्टम जो कि मैक्सिमम गड़बड़ों को कवर कर सके वो देखने की कोशिश करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होगी एक एचआर डिपार्टमेंट से। इसका मतलब है कि पेरोल के अंदर आपके पास एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट किस्म का डिपार्टमेंट होना है जिसका नाम हो एचआर। ये वो डिपार्टमेंट हो जो नए हर आने वाले बंदे से इंटरव्यू करता हो, उसके टेस्ट लेता हो, उसकी हायरिंग को देखता हो, उसके साथ एग्रीमेंट फाइनल करता हो, और जब जब उस एग्रीमेंट में कोई भी इन्फ्लेशन आए, कोई भी इंक्रीज़ हो, कोई भी प्रमोशन आए, किसी भी किस्म का कुछ भी प्लस माइनस हो, दिस इज़ द डिपार्टमेंट जिसको पता होगा। और इस डिपार्टमेंट का ब्रांचेस से डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है। इसको जब हेड ऑफिस वाले कहते हैं कि आपने ये इसको प्रोसेस करना है तो प्रोसेस कर देते हैं। तो अब कोई ब्रांच वाला नया एम्प्लॉई बता ही नहीं सकता हमारे पास है, क्योंकि इन्होंने नया एम्प्लॉई हायर करवाना है। ये बाहर से अपनी पसंद से बंदा ढूंढेंगे, हायर करके वहाँ पे भेजेंगे, उस एक्नॉलेजमेंट लेंगे, उसके बाद हेड ऑफिस को बोलेंगे कि हाँ भाई वहाँ बंदा काम कर रहा है, अब उसकी तनख्वाह प्रोसेस करना शुरू करेंगे।
तो ये डिपार्टमेंट, इसके पास सारे अप्रूव रेट्स, रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉइज़, जितने एम्प्लॉई मौजूद हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं उनके रिकॉर्ड इसके पास हैं, जो आ रहे हैं उनके रिकॉर्ड, जिनकी ट्रेनिंग हुई हैं, जिनकी प्रमोशन हुई है, जिसके जितने जितने पैसे हैं उनके रिकॉर्ड किसके पास है। तो जैसे ही मंथ एंड हो रहा होगा तो इन्होंने ये सारे अप्रूव रेट्स वगैरह पेरोल डिपार्टमेंट को बता देने हैं कि बाय द एंड ऑफ मंथ ये हैं हमारे एक्टिव एम्प्लॉइज़ और ये इनकी माहाना तनख्वाहों की डिटेल है, इतनी तनख्वाहें हैं, इतने टैक्स हैं, इतने प्रोविडेंट फंड है, इतने फलाना है और इतने फलाना, ये दे देंगे पेरोल वालों को जिन्होंने पेरोल की अकाउंटिंग करनी है। तो एक तो ये प्रोसेस है जो इन्होंने किया। एक स्लो प्रोसेस है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू रूट हो रहा है। जब लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो डेली उनके कुछ एम्प्लॉई क्लॉक कार्ड्स बन रहे हैं, यानी अगर हम लेबर की बात करें तो वो हर दिन जाके जितने आवर्स काम कर रहे हैं तो देयर इज़ अ रिकॉर्ड जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि इस बंदे ने आज 11 घंटे काम किया, इसने 8 घंटे काम किया, इसने 7 घंटे काम किया। पूरे महीने तक उसके आवर्स रिकॉर्ड होते गए तो एम्प्लॉई क्लॉक कार्ड के अंदर उसके पूरे महीने के टोटल आवर्स हैं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले उस बंदे के टोटल आवर्स की समरी उठा के भेज दें टाइम कीपिंग वालों को। यानी होगा ये कि हर दिन उसने जो काम किया वो उठा के उनको बताते रहेंगे, तो टाइम कीपिंग वालों के पास मंथ के एंड पूरे महीने में उसने जितने आवर्स भी काम किया, फॉर एग्जांपल उसने 220 आवर्स काम किया, उसने 250 आवर्स काम किया, इनके पास रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, जब वो प्रोडक्शन में काम कर रहा था तो जिस जॉब पे काम कर रहा था, एक कुर्सियों का ऑर्डर आया हुआ था जिसमें 40 कुर्सियां बना के देनी थी, तो इस बंदे ने एक दिन 3 घंटे उस पर काम किया, तो उस जॉब की जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहा होगा कोई, वो रिकॉर्ड कर रहा होगा हमारा लेबर कितना लगा, मटेरियल कितना लगा, तो इस लेबर के उतने आवर्स उसने अपने रिकॉर्ड में रखे होंगे। तो ये 3 घंटे के बाद इसने मेज़ें बनाने वालों का काम करना शुरू कर दिया होगा, फिर रोस्टम बनाने वालों का काम करना शुरू कर दिया। भाई मजदूर अवेलेबल है, अलग अलग लोग अपनी अपनी जॉब्स पे उससे काम करवा रहे हैं। तो अगर एक बंदा वहाँ मौजूद है और जितना उसने काम किया वो किसी ना किसी जॉब का लोकेट होगा, तो होगा ये कि हर जॉब वाला बंदा, हर बंदा जिसके अंडर उसने काम किया है, वो नहीं चाहेगा कि मैं अपनी जॉब की कॉस्टिंग ज़्यादा कर दूँ। तो अगर इसने 3 घंटे काम किया है तो वो अपने जॉब के रिकॉर्ड में कितना लिख रहा होगा, 3 घंटे ही। अगर उसने किसी जगह 2 घंटे काम किया तो वो उसको 2 घंटे लिखेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका अपना अपना प्रोजेक्ट, उसका बजट आउट हो जाए। तो टाइम कीपिंग वाले क्या करेंगे, जॉब टाइम टिकट्स पकड़ेंगे, यानी कि जॉब टाइम के रिकॉर्ड्स पकड़ेंगे और क्लॉक कार्ड्स के रिकॉर्ड पकड़ेंगे, यानी कि उसके टोटल आवर्स और उसके जॉब वाइज आवर्स जोड़ेंगे और रिकंसाइल करेंगे कि इस बंदे ने 220 आवर्स टोटल काम किया, 110 आवर्स फलाना प्रोजेक्ट पे काम किया, 30 आवर्स फलाना पे किया, 60 आवर्स फलाना पे किया, तो ये 11 घंटे आउट हो गए। तो देखेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं वेरिएंस एनालिसिस वालों ने बताया हो कि हमारे पास कुछ आइडल आवर्स आ गए थे, मजदूर बैठा हुआ था, वो तैयार नहीं थी, मशीन तैयार नहीं थी, तो वो बेचारा क्या करता। तो थोड़ा सा इसको रिकंसाइल करके समझेंगे कि कितने आवर्स उसने असल में काम किया, और वो आवर्स की समरी उठा के भेज देंगे पेरोल वालों को। तो पेरोल वालों का अप्रूव रेट वहाँ से मिले कि किस बंदे को पर आवर कितने देने हैं और उसने असल में कितने आवर्स काम किए जिसकी पेमेंट होनी चाहिए। टाइम कीपिंग वाले काम नहीं करवा रहे, काम ये करवा रहे हैं। टाइम कीपिंग वाले ये टोटल आवर्स और इंडिविजुअल आवर्स को आपस में रिकंसाइल करके एक समरी सी दे रहे हैं। अब क्या होगा, ये अपने पेरोल रजिस्टर में डाल देंगे कि इतने हज़ार या इतने 100 एम्प्लॉइज़ के इतने लाख रुपए ड्यू बनते हैं, और ये अपने पेरोल के रिकॉर्ड को अपडेट कर लेंगे कि इतनी सैलरी ड्यू हो गई है। ये जो पेरोल है इसको अकाउंट्स पेबल और जनरल लेजर वालों के पास भेज देंगे। अकाउंट्स पेबल वाले उन इंडिविजुअल अकाउंट्स, उन इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ के अकाउंट में उतना उतना पेबल रिकॉर्ड कर देंगे, और जो जनरल लेजर वाले हैं वो टोटल एंट्री कर देंगे, यानी कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। क्योंकि अभी तो पेबल रिकॉर्ड हुआ, अभी पैसे तो दिए नहीं है, लेकिन एक्रू हो गया है, तो ये एक्रूअल की एंट्री हुई है कि इन्होंने पेरोल का रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। अकाउंट्स पेबल और जीएल के अंदर हमने ये चीज़ कर दी। अकाउंट्स पेबल वाले फिर कहेंगे भाई मेरे पास इन लोगों का इतना इतना पेबल आ रहा है, हो सकता है पिछले महीने का भी उनका कुछ रहता हो, तो वो एक लिस्ट बना के दे देगा कि ये 550 लोग हैं, इन 550 लोगों के इतने इतने रुपए आप लोगों ने देने हैं, और ये पेमेंट वोचर बना के भेज देगा कैश वालों के हवाले। कैश वालों को एक तरफ से पेरोल रजिस्टर से एंट्री नज़र आ रही होगी कि कितनी पेरोल होनी चाहिए, उधर से पेमेंट का वोचर आ जाएगा, दोनों को मैच करके देखेंगे और उसके बाद पेमेंट्स करेंगे। कैसे करेंगे, बैंक ट्रांसफ़र से भी कर सकते हैं, अपने बैंक को भी कह सकते हैं कि ये 550 लोग हैं, इनके अकाउंट्स में इतने पैसे डाल दो। मैनुअल चेक्स भी बना सकते हैं, और मैनुअल चेक बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं कि हाँ भाई ये लोग तुम्हारे पास मैनुअली काम कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, तुम लोगों ने इनको पैकेट्स दे देने हैं सैलरियों के। ये जो समरी ऑफ आवर्स बाय जॉब की जब वर्किंग टोटल सामने आई है ना, तो इससे जॉब कॉस्ट
अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कर दिए थे कॉस्ट अकाउंटिंग वालों ने। अभी क्या हुआ है, अभी जब आपने मैनुअल यहाँ तो इन्होंने उसकी पेमेंट कर देनी है। अब यहाँ चूंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया तो पैसे के कंट्रोल्स आ जाएंगे। हर दिन एक ख़ास टाइम के बाद पैसा इनके पास आ जाएगा, तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी साथ मौजूद होना चाहिए, एक कैमरा लगा होना चाहिए। हर बंदा आए, वो बंदा अपनी शनाख्त बताए और उसकी शनाख्त के मुताबिक ये रिकॉर्ड से देख के उसको उतने रुपयों का पैकेट बना के भेज दें। पैकेट जब उस बंदे को मिले वो खड़े खड़े पैकेट खोले, रुपए गिने, तस्दीक करे, साइन करे और फिर लेके जाए। तो इसकी यहाँ पे हमें कुछ अच्छे कंट्रोल्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये खुला कैश इन्वॉल्व हो रहा है। आइडियली हमेशा कंपनी चाहेगी कि वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे, लेकिन बहुत सारी जगह पे बहुत सारे ऐसे मजदूर या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ आपके पास बहुत डिसेंट इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो वो आप फिज़िकली ही चीज़ें दे रहे होंगे। लेकिन जो फिज़िकली चीज़ें दे रहे हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट और वो सारा निज़ाम आपको करना होगा। इससे हुआ क्या, बहुत सारे ख़तरे ख़त्म हो गए। फेक एम्प्लॉई का ख़तरा ख़त्म हो गया, फेक आवर्स का ख़तरा ख़त्म हो गया, रेट गलत लगा होगा इसका ख़तरा ख़त्म हो गया, एम्प्लॉई मौजूद ही नहीं और उसकी एंट्री हो रही हो वो ख़तरा ख़त्म हो गया। अपनी पसंद से ज़्यादा तनख्वाह ना लगा लियो, भाई तनख्वाह तो इन्होंने बतानी है जिन्होंने उसको हायर किया है। कोई चला गया है और उसकी तनख्वाह अभी भी प्रोसेस होती रहे, ऐसा नहीं होगा। ये जब डिटेल भेजेगा तो वो बता देगा ये बंदा चला गया है, इस महीने इसके सिर्फ 2 दिन थे, उसके बाद इसको हम नहीं काउंट करेंगे। पेमेंट सही लोगों के हाथ में पहुँच जाए, सब लोग अपने अपने रिकॉर्ड को टाइमली अपडेट कर लें, तो फिर ये एक पेरोल का इस तरह का निज़ाम है। तो ICAP ने तकरीबन बारियां रखी हुई होती हैं, सेल्स, परचेज, पेरोल, इन 3 में वो गोल गोल घूमते घूमते तकरीबन हर दूसरी तीसरी अटैम्प्ट में से किसी एक को विज़िट कर लेता है, या उसमें से रट्टा पूछ लेता है या उसमें से लॉजिकल सवाल पूछ लेता है। आपको पता है ड्राफ्टिंग में आप इस तरह के एनालिसिस देखते हैं कि अच्छा कौन से सवाल किस तरह से आ रहे हैं, कितनी दफ़ा आ रहे हैं। तो इस टाइम पर मैं उस स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त इस कॉन्टेंट की बात कर रहा हूँ। क्या ये कॉन्टेंट और ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया ये समझ आ रहा है? भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी लाइट ऑन कर दीजिएगा। पेमेंट का दोनों जी अंडर पेमेंट का खतरा इसमें कैसे खत्म होगा? ओवर पेमेंट का या फेक ही खतरा? जी इसमें अंडर पेमेंट का खतरा कैसे ख़त्म होगा? इस बंदे ने एक्नॉलेजमेंट देनी है, जब इसे पैसे मिलेंगे ये रोला डाल देगा, ये कहेगा मैंने इतने आवर्स काम किया है, उसके आवर्स का यहाँ रिकॉर्ड आ रहा होगा, जितने उसने आवर्स काम किए हैं वो एक इंडिपेंडेंटली भी रिकॉर्ड हुआ होगा और जॉब टाइम टिकट्स में भी रिकॉर्ड हुआ होगा। तो इनकी रिकन्सिलेशन आउट हो जाएगी अगर कम आवर्स उन्होंने आगे फॉरवर्ड किए, और इन्होंने कम आवर्स फॉरवर्ड किए तो इसने कह देना है कि जी मेरे कार्ड से उठा के देख लें, मैंने इतने आवर्स काम किया है, मुझे इतनी पेमेंट नहीं हुई। तो इससे अंडर पेमेंट का खतरा भी ख़त्म हो गया। जी जो रिज़ाइन कर रहा है एम्प्लॉय, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ? जो रिज़ाइन कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? HR जो रिज़ाइन करेगा वो फ़ौरन क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि मुझे मेरे प्रोविडेंट फंड और बाकी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं। तो जब उसका ये लालच होगा तो वो फ़ौरन से HR को बताएगा। HR तस्दीक करेगा कि ये छोड़ के जा रहा है या ऐसे निकाला जा रहा है। और इदारों में रूल ये होता है कि आपने जब रिज़ाइन करना है तो अपने डिपार्टमेंट मैनेजर और HR को बताना है। HR वाले इसके डिपार्टमेंट वालों से मीटिंग करके पूछेंगे हाँ भाई ये बंदा छोड़ है, क्या मसला है, क्यों जा रहा है, इसको रोक सकते हो तो बताओ, पैसे बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो अच्छे बड़े इदारों में एक प्रॉपर HR डिपार्टमेंट होता है जो एम्प्लॉइज़ के HR से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड उनके सारे जो परेशानियाँ और इस तरह की चीज़ों को देखता है। आप जब CFAP में आते हैं तो SPM में आप इस पर पूरा चैप्टर पढ़ते हैं इस डिपार्टमेंट के ऊपर कि ये क्या कर रहा है और ये एम्प्लॉइज़ को किस तरह से मोटिवेट और किस तरह से साथ लेके चल रहा होता है। जी क्या पे और ये बातें नहीं 5 तरह के अहम सिस्टम है: सेल, परचेज, पेरोल, इन्वेंट्री और कैश एंड बैंक। इन्वेंट्री के जाने के कंट्रोल्स सेल्स के सिस्टम में हमने पढ़े, याद है? उस पर स्लिप बनेगी, फिर ऐसे होगा, फिर वो काउंट करके उसे देगा, दरवाजे पे पहुंचेगा, दरवाजे वाले यूं करेंगे। जाने के कंट्रोल हमने एक सिस्टम में देख लिए, आने के कंट्रोल हमने देख लिए, की हो तो ईयर एंड पे गिनने की हिफाजत के कंट्रोल्स भी हमने देख लिए। तो इसका मतलब है कि अब इन्वेंट्री के ऊपर जनरल ही बातें रह गई हैं। तो अगर आप इन्वेंट्री को अलग से याद नहीं भी करेंगे तो सिंपली आपने करना है कि भाई इन्वेंट्री की हालत सही होनी चाहिए, इन्वेंट्री के जो वो बिन कार्ड्स हैं वो सही से मेंटेन होने चाहिए, और इन्वेंट्री के आने और जाने की अकाउंटिंग सही तरीके से साथ साथ होनी चाहिए, और पीरियोडिक इन्वेंट्री काउंटिंग होती रहनी चाहिए।
तो किताब में आपको इन्वेंट्री का एक छोटा सा एरिया नजर आएगा, आपने बस मुस्कुराते हुए उसे पढ़ लेना है, उस पर टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर पेपर में कभी सवाल आ गया तो आपके पास ज़्यादा बड़ा माल है बताने को। 3 जगह से आपको इन्वेंट्री मिलेगी, आना जाना और उसका ईयर एंड पे उसकी जो काउंटिंग के कंट्रोल्स है। फिर हम इससे अगले लेवल पे जाते हैं, कैश एंड बैंक। जब कैश एंड बैंक की बात करते हैं ना, तो कैश एंड बैंक से रिलेटेड किताब प्रोसेस नहीं बताती, आपको छोटी छोटी सी एहतियातें बताती है। वो छोटी छोटी सी एहतियातें क्या है? पेटी कैश की क्या एहतियात है? ये जो इदारे के पास थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है जो खर्चों वगैरह के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लॉक एंड कीज में होना चाहिए, ऑथराइज पर्सन्स के पास होना चाहिए, जिनके पास हो खर्चा अप्रूव करना उनके ज़िम्मे नहीं होना चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए। कोई और बताए कि ये खर्चा करना है, वो कोई और किसी और से अप्रूव करवा के इसको लाके कागज़ दिखाए, ये उतने पैसे दे दे, उस बंदे से एक्नॉलेजमेंट ले ले, ये अपने टिल को, गल्ले को, यानी कि कैश के जो दराज और जो पैसा जहाँ रखा हुआ है उसको मेंटेन करे, हर दिन टी अकाउंट बनाए, ओपनिंग बैलेंस क्या था, दिन में आया कितना, दिन में गया कितना। कैश के अंदर एक मिनिमम अमाउंट सेट कर ले कि इससे नीचे जब अमाउंट जाएगा तो मैं टॉपअप की रिक्वेस्ट दे दूंगा। भाई हर वक्त आपके पास फर्स्ट के 30-40 हज़ार रुपये होना चाहिए, तो आपने टॉपअप की रिक्वायरमेंट रखी हुई, हम 50 हज़ार इकट्ठा निकलवा लिया करेंगे। तो जैसे ही आपके पास पैसे कम होते होते 15 हज़ार को टच करें, आप फ़ौरन से कह दें जी बस हमें कल एज अर्ली एज पॉसिबल चेक से हमें 50 हज़ार टॉपअप करवा दें। तो हो सकता है कल तक आपके 7-8 हज़ार और लग जाएँ, तो आपके पास चंद हज़ार रह जाएँ, 50 हज़ार ऐड हुआ, अब दोबारा आपके पास आ गए 57 हज़ार। तो क्या होगा कि ये एक पीरियोडिकल अकाउंट मेंटेन करा होगा, टी अकाउंट की इतना था, इतना माइनस हुआ, जो उसके पास आया उसको भी रिकॉर्ड रखना है, और जो इसमें से माइनस हुआ। फिर लिमिट होनी चाहिए, पेटी कैश एक दिन में कितना निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से हम 7 लाख रुपए पेटी कैश निकलवा लें। एक खास लिमिट से ऊपर मजबूरी में अगर पेटी कैश निकलवाना है तो फिर उसकी ऑथराइजेशन बड़े लेवल पे होनी चाहिए। ये तो पेटी कैश वगैरह के मामलात हो गए। अब वो जो कैश आपके पास बड़ा कैश आता है, जिसको अब जैसे देखिए हमारे पास बच्चे आके एडमिशन कराएंगे तो हमने पेटी कैश के अंदर रखना होगा 20-25 हज़ार। लेकिन अगर एक दिन में हमारे पास 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 10 लाख रुपया बच्चों की फ़ीस आ गई, तो हम सारा तो अपने पास नहीं रखना चाहेंगे, कहाँ भेजना चाहिए हमें? बैंक। तो फिर बैंकिंग की एक पूरी पॉलिसी होनी चाहिए आपकी, पीरियोडिक टाइम इंटरवल्स पे आप बैंक में चीज़ें फेंकते रहें, और आपको पता हो कि हमने जब जब भी हमारे पास इतनी लिमिट का पैसा आएगा हमने बैंक भेजना है। जिन दिनों कैश कलेक्शन ज़्यादा हो तो उन दिन में 2 दफ़ा बैंकिंग करें, और अगर जिन दिनों ज़रा काम कम है तो आप तय कर लेंगे जब इतने से ऊपर होगा तो हम उसको बैंक में भेज देंगे। उसके अंदर हुआ तो पेटी कैश में नहीं डालेंगे, इदारे में रखे हुए किसी लॉकर में रखेंगे, फिर उस लॉकर के अपने लॉक एंड की के कंट्रोल्स होने चाहिए। फिर जो एम्प्लॉइज़ को आप कैश में जब सैलरियाँ दे रहे हैं तो उसके अपने कंट्रोल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम किसी प्रोसेस की बात नहीं कर रहे। आप किताब में देखेंगे तो आपको 1-1.5 सफ़े में कैश एंड बैंक के कुछ आइडियल बातें नज़र आएंगी, कुछ अच्छे रूल्स नज़र आएंगे जिनको आपने 1-2 दफ़ा पढ़ लेना है तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो अगर पेपर में सवाल आए तो आप सम हो कहीं ना कहीं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं जिक्र कर रहा था कि अगर हमारे पास कम टाइम होगा तो हम उसका जिक्र तो कर लेंगे, लेकिन किताब में जो वो इंग्लिश में सारी बातें लिखी हुई हैं अच्छी खासी, तो मेरे पास एक अच्छा लेक्चर मौजूद है जो मैंने इस दफ़ा रेगुलर क्लास में मेरे काम आ गया था। छुट्टियाँ करीब थी मेरे ख्याल में, शायद क्या था कोई वो 9-10 मुहर्रम, हाँ कुछ इस तरह से था कि छुट्टी आ रही थी तो हमें बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो अभी भी हम उस फ़ायदे को कैश कर सकते हैं कि वो वाली वीडियो जो रेगुलर सेशन में दी थी वो यहाँ ऐड हो जाए आपके इसी वीडियो के साथ। तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं बैठा हुआ होऊंगा और मैंने किताब पकड़ी हुई होगी और मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन इंग्लिश पढ़ता जा रहा हूँगा, उस पर तबसरा करता जा रहा हूँगा। तो वो जो अगर आपको तशरीही सर्विसेज या इंग्लिश पढ़ने वाली सर्विसेज जो हैं वो उसमें मिल जाएंगी, तो उससे इस चैप्टर में रिलेटेड आपकी तकरीबन मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो आखिरी बात है, एक छोटी सी बात और एक मोटी सी बात। छोटी बात ये नॉन करंट एसेट के कंट्रोल्स। नॉन करंट एसेट इन्वेंट्री की तरह बहुत फ्रीक्वेंट आइटम नहीं है, कभी कभार खरीदा जाएगा और ये बहुत हाई वैल्यू आइटम होगा, तो इसमें बड़े हैवी लेवल की ऑथराइजेशन चाहिए, हैवी लेवल की अप्रूवल चाहिए। और शायद आपको याद हो कि कंपनी लॉ ने कहा है कि 1 मिलियन से ऊपर तो बाइंग भी डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। तो फिर इसके अंदर नॉन करंट एसेट बड़े लेवल पे जब खरीदते हैं तो उसमें रिस्क तो ज़्यादा है, लेकिन चूंकि वो बड़ी अमाउंट्स हैं तो उसमें कंपनी की ऊपर की कुछ कमेटीज़ बैठती हैं, वो असेस करते हैं कि क्यों हमें लेना है, फिर वो उसको प्रॉपर डिस्क्लोज करते हैं। तो बस ख़तरा ये है कि ऐसा ना हो कि आप उसको एक्सपेंस आउट कर दें। तो जितने भी कैपिटल नेचर के आइटम्स हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर देखें कि वो कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के। तो नॉन करंट एसेट्स में जो 3-4 मोटी मोटी बातें हैं, ऑथराइजेशन होनी चाहिए, सेग्रीगेशन होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं अप्रूवल्स का एक प्रोसेस होना चाहिए, एंड कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान की जो बहस है उस पर डिबेट होनी चाहिए। तो दैट इज़ अबाउट
चैप्टर नंबर 6 अदर देन कंप्यूटर बेस्ड ऑडिटर के जो टोटके हैं वो। तो ये 5 तरह के सिस्टम है जिसमें प्रोसेस 3 के समझने ज़रूरी हैं, बाकियों का प्रोसेस नहीं है, बाकियों में डिस्क्रिप्टिव से रूल्स दिए हुए हैं। इस चैप्टर में एक और डिस्कशन भी आई कि अपने की है, वो इस चैप्टर और 7 में जोड़ के की थी, हमने उसको जोड़ के अब चैप्टर 6 में हम ले आए हैं। 1 अगर ऑफ करें तो शायद लिखा हुआ कुछ नज़र आ जाए, कुछ लिखा नज़र आ गया। कैट्स, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स या कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट, वो ऑडिट टेक्निक्स जिसमें आप कंप्यूटर की मदद ले रहे हैं। अब हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी समझ आ गए हैं, हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी समझ आ गए हैं। वी आर अलाउड कि अगर क्लाइंट में आईटी बेस्ड सिस्टम ज़्यादा हो तो हम ऑडिट करते हुए अपने आप को भी आईटी से इक्विप कर सकते हैं। तो ऑडिटर कुछ टूल्स यूज़ करता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स यूज़ करता है, कुछ आईटी बेस्ड टूल यूज़ करता है, उनको हम ऑडिट की ज़बान में कैट्स कहते हैं। CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक या कंप्यूटर एडेड। जब आप इनको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में इस्तेमाल करते हैं तो उसका नाम होता है टेस्ट डेटा, और जब आप इसको सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वर्ड होता है ऑडिट सॉफ्टवेयर। अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स आपकी ज़िंदगी में क्या मदद कर सकती हैं? टेस्ट डेटा। आप ये देखें कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या देख रहे होते हैं, कंट्रोल मजबूत है या नहीं। अब जिन तो सिस्टम्स का प्रॉपर ट्रेल बना हुआ होगा, पहले वो कागज़ आया, फिर वो आया, फिर वो आया, तो हम वॉक थ्रू टेस्ट करेंगे, हम वॉक थ्रू टेस्ट से एक एक करके उनको चेक कर लेंगे। लेकिन जिनका ट्रेल ही नहीं बना हुआ तो पर कहीं ना कहीं सिस्टम लॉग देखने पड़ेंगे। अब सिस्टम लॉग एक टेक्निकल चीज़ है जो सिस्टम के अंदर है। तो टेस्ट डाटा में हम क्या करते हैं, हम अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके क्लाइंट के सिस्टम की मजबूती चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्लाइंट से कहते हैं कि जैसे ही एक बच्चे का अकाउंट क्रिएट हो उस बच्चे को एक्सेस भी मिल जानी चाहिए कोर्स की, उस बच्चे को पेबल में भी रिसीवर में भी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, उस बच्चे से रिलेटेड रसीद भी रिकॉर्ड होनी चाहिए, उस बच्चे का फॉर्म भी सिस्टम में खुद ही ऐड हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसा होना चाहिए आपका सिस्टम, उन्होंने कहा ऐसा ही तो है। मैं क्या दिखाओ, उन्होंने कहा नज़र थोड़ी आता है, कंप्यूटर कर रहा है अंदर ही अंदर खुद ही से सारा काम। तो अब हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, हम अपना टेस्ट डाटा, हम एक डमी डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे। हम कहेंगे एक डमी क्लास है फॉर एग्जांपल ऑटम 2029 की, और उसमें एक डमी सब्जेक्ट है जिसका नाम है ई ऑडिट, और उसमें एक डमी स्टूडेंट है उसका नाम है ई अल्ताफ़। ठीक है, अब हमने खुद ही से एक इलेक्ट्रॉनिक नेम जनरेट किया, एक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट जनरेट किया, और अब उनके नॉर्मल अकाउंट्स बने हुए, हमने एक डमी डिपार्टमेंट बना दिया है। अब हमने क्या किया, वहाँ पे स्टूडेंट को वहाँ जैसे ही ऐड किया तो हमने कहा ज़रा दिखाओ वो वाला लेजर उसका क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, जाके लेजर देख लिया, फलाना चीज़ हुई है या नहीं हुई। तो टेस्ट डाटा के अंदर आप क्या करते हैं, आप डमी डिपार्टमेंट डमी इन्फॉर्मेशन उठा के सिस्टम को देते हैं, और सिस्टम को जो डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसकी बेस पे आप उससे अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर क्लाइंट की बहुत ज़्यादा असर्शंस होती हैं, जी हमारा सिस्टम बड़ा मजबूत है, हमारा सिस्टम ऐसा है कि अगर 2000 बच्चे भी इकट्ठे लेक्चर ले रहे होंगे तो किसी बच्चे का लेक्चर ज़रा सा भी लैग नहीं करेगा। तो ऑर्डर ने ऐसे ही मुस्कुरा के अगर 5000 बच्चे इकट्ठे लेक्चर देखना शुरू कर दें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उन्होंने कहा देख लो, उन्होंने कहा हाँ जी। ऑर्डर आया अपने सॉफ्टवेयर के पास, उसे कहा 5000 डमी अकाउंट क्रिएट करके सिस्टम पे फेंक दो। उसने सिस्टम पे फेंक दिए और सिस्टम में उन्होंने जाके अपनी अपनी फाइल प्ले करना शुरू कर दी। और उसके बाद फिर ऑर्डर ने सुकून से एक नॉर्मल बच्चे के अकाउंट को लॉगिन करके वीडियो चला के देखी कि वो चल रही है या नहीं चल रही है। तो आप री परफॉर्म करके देख रहे हैं कि उनका सिस्टम मजबूत है या नहीं। तो आईटी की दुनिया में जब क्लाइंट आपको कह रहा है कि चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, आप कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आप कहेंगे मेरे नज़र ना आने वाले ऑडिटर सिस्टम के अंदर घुस जाएंगे। तो आईटी का मुकाबला आईटी से होगा, जहर का तोड़ जहर। तो जहाँ क्लाइंट का सिस्टम बहुत ऑटोमेटेड होगा वहाँ मैं अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल में टेस्ट डाटा को यूज़ करूँगा। टेस्ट डाटा डमी डाटा क्रिएट करता है, डमी डिपार्टमेंट क्रिएट करता है, डमी एंट्रीज क्रिएट करता है, सिस्टम पे लोड डाल के देखता है। आप अगर इसे बताएं कि ये चीज़ 5 जगह से अप्रूव होके आ रही है या नहीं आ रही, तो आपको बता देगा कि हाँ भाई ये सारी ट्रांजेक्शन 5 जगह से अप्रूव होके आ रही हैं। तो हो सकता है आप उसको कहें ये 200 बच्चों का डाटा है, मुझे देख के बताओ कि क्या इन सब पे कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट वालों ने अपने हिस्से का टिक लगाया या नहीं लगाया। तो मेरा सॉफ्टवेयर मुझे पलट के कहेगा कि 200 तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं बड़ा कोई इंसान हूँ, 5000 बच्चे ना, 2 साढ़े 5000 बच्चे, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, क्या बात कर दी तुमने।
गरीब इंसान, मैं कंप्यूटर हूँ, मैं 100% पे खेलूँगा, दो मुझे सारा डाटा। तो मज़ेदारी की बात है कि वो 100% पे खेल जाएगा। वो 100% बच्चों का मैं उससे पूछ सकता हूँ लेजर क्रिएट हुआ है, वो मुझे 1 सेकंड बाद कहेगा हाँ जी क्रिएट हुआ हुआ है, या शायद 1 सेकंड बाद कहेगा सिवाय इन 211 बच्चों के बाकी सबका लेजर क्रिएट हुआ हुआ है। तो आईटी को फिर आईटी से शिकस्त देंगे। तो जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आईटी के अपने टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम टेस्ट डाटा कहते हैं। यही काम हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में भी करते हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर बनाते हुए मैं कहूँगा भी मुझे सेल्स को ऑडिट करना हो, कहेगा 1 मिनट रुक जाओ, खुद ही से मुझे असर्शंस दे देगा और खुद ही से मुझे उसकी प्रोसीजर बता देगा। फिर आप कहेंगे मैंने सैंपल ड्रॉ करना है, वो कहेगा अच्छा क्या पॉपुलेशन है, मैं उसे पॉपुलेशन फीड करूँगा। कहेगा किस तरह की सैम्पलिंग करनी है, रैंडम या सिस्टमेटिक, मैं कहूँगा सिस्टमेटिक। कितना इंटरवल रखना है, मैंने कहा जी 25 का। तो उसने कहा ये लो, ये तुम्हारा पहला रैंडम नंबर, ये 25-25 के साथ ही तुम्हारा सैंपल। फिर मैं कहूँगा मुझे सैंपल के बारे में यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो फ़ौरन से सिस्टम में जाके मुझे वो टेबल बना देगा और कहेगा बस अब ये अपनी आंखों से देख के टिक क्रॉस खुद लगा लेना, कहो तो वो भी मैं लगा लूँ। तो ऑडिट सॉफ्टवेयर हमें डाटा जनरेट करके देते हैं, वर्किंग पेपर बना के देते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बना के देते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, हमें सैम्पलिंग में हेल्प करते हैं, हमें हमारी प्रोजेक्शंस वगैरह और उन सारी चीज़ों में, हमारी मेटीरियलिटी की सारी कैलकुलेशंस में हेल्प कर रहे होते हैं। इवन कहानी इससे आगे चली जाती है आपके एनालिटिकल प्रोसीजर में। वो आप वहाँ पे पोर्शन बना होता है कि ट्रायल के एलिमेंट्स यहाँ डालो, तो उन्होंने बनाए हुए होते हैं डाटा यहाँ लिखने हैं, क्रेडिटर यहाँ लिखने हैं। हम ट्रायल का डाटा पकड़ के रेलेवेंट जगह डाटा क्रेडिटर लिखते हैं। वो कहता है अच्छा पिछले साल का डाटा भी इसी तरह से डाल दो, डाल दिया हमने। अब सामने ऑप्शन आ जाती है कौन सी रेशो जनरेट करवानी है। हम कहते हैं जी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो, कहता है जीपी की रेशो जनरेट करवानी है, हाँ जी, क्लिक किया फ़ौरन से रेशो सामने आ गई। पिछले साल से कंपेयर करना है या इसी साल के किसी और डिपार्टमेंट से कंपेयर करना है। यानी अब जब रेशियो में है क्या, आपने सामने से 2 चीज़ें पकड़नी है, कैलकुलेटर से जवाब निकालना है और उसको सामने लिख देना है। तो मैं क्यों करूं, जब ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने सिस्टम को दे दिया है तो सिस्टम को मैं बटन दबाता जाऊं और सिस्टम मुझे सारी रेशियोज ला के दे दे। फिर मैं उसी से पूछ लूँ, अगर एक रेशो बहुत अजीब हो गई है तो याद ना करूँ कि मैंने FR1 में क्या पढ़ा था कि ये वाली रेशो कितनी ख़राब हो तो एडवर्स होती है। यही मुझे बता देगा कि भाई डेटा टर्न अराउंड रेशो तो पिछली दफ़ा से इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, क्या बात कर रहे हो, ज़रा ध्यान से देखो, शायद डेटर्स में ओवर स्टेटमेंट हुई हुई है या सेल्स अंडर स्टेटेड है। तो चूंकि हर दफ़ा उसने प्रोसीजर के बाद एक खास तरह का जवाब देना है, तो अब वो तकरीबन एक AI टूल की तरह मुझे ऑडिट करने में हेल्प कर रहा होगा। तो उसको हम कहते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर। इस ऑडिट सॉफ्टवेयर की एक्सट्रीम फॉर्म होती है एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़। एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़ में हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट के सिस्टम में ही अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट के पूरे सिस्टम का एक अक्स अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। यानी कि जब जब भी उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन की, जब जब उन्होंने ट्रायल बनाया, जब जब शाम में एंट्री की, सुबह में एंट्री की, जब एंट्री करके रिवर्स किया, जब जब किसी चीज़ को डिलीट किया, जब जब किसी चीज़ को ऐड किया, वो सब जो वो सिस्टम पे कर रहे थे, मेरा वो जो छुपा हुआ ऑडिट फैसिलिटी एम्बेडेड, जो अंदर पेवस्त हुई हुई ऑडिट फैसिलिटी, जो एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी वो अंदर छुपी हुई है और वो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही है। इसके लिए क्लाइंट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्लाइंट के बड़ों को बताना पड़ता है कि हमारा एक IT टूल है जिससे हम अपने ऑडिट को और बेहतर कर सकते हैं। और आपके लोगों को भी खौफ रहेगा, आपने सबको बताना है कि भाई हमारे सॉफ्टवेयर में ऑडिटर का सॉफ्टवेयर एंटर हुआ हुआ है, तो जो गड़बड़ करेगा ऑडिटर को पता लग जाएगा। तो फिर अब जब हम ऑडिट पे असल में जाते हैं तो हम क्लाइंट से डाटा नहीं लेते, हम अपनी एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी से डाटा लेते हैं। हम उसे कहते हैं कि कितनी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो एक दफ़ा होने के बाद दोबारा से एडिट हुई थी। वो हमें बता देता है कि ये 113 वो ट्रांजैक्शन है जो होने के बाद एडिट हुई थी। ध्यान से देखते हैं तो कुछ में फ्रॉड मिल जाते हैं और कुछ पता लग जाता है कि एरर था और उस एरर को ठीक करना था। फिर हम उससे पूछ लेते हैं बताओ वो जितनी भी एंट्रीज हैं जो रात 11 बजे के बाद एंटर हुई, अच्छा ईयर एंड के बाद ऐसी, ईयर एंड के आसपास ऐसी एंट्रीज बताओ जो ईयर एंड से 10-15 दिनों बाद फिर से रिवर्स हो गई। जब आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा किसी इलेक्ट्रॉनिक टूल को दे देंगे तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हर तरह से खेल सकता है। आप हर तरह से डाटा जनरेट कर सकते हैं, आप हर तरह से उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो जब हम अपने IT टूल्स को ऑडिट में यूज़ करते हैं और IT बेस्ड सिस्टम्स को टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के वक्त इनकी मदद लेते हैं, तो ये टूल्स कहलाते हैं CAT, CAT। डन। यहाँ पे कहानी को ब्रेक देते हैं, सवाल ब्रेक में ले लेते हैं कहानी को ब्रेक, ताकि ब्रेक भी काउंट हो जाए। तो कहानी को ब्रेक देते हैं और इसमें अब क्या करते हैं, 344 मेरे पास हो रहे हैं।
तो 3:55 11 मिनट की एक जो है ना खतीर ब्रेक। तो 3:55 पे दोबारा मिलते हैं। हाँ जी, रिज्यूम करें। आखिरी चैप्टर रह गया, और अगर आपको याद हो तो आज के टारगेट में था चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे और कल चैप्टर 3 ने फिनिश होना है। और उसके बाद हमारी वो जो एंडिंग डिस्कशन, आपने क्या करना है, कौन से सवाल लिख के करने हैं, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, पेपर में सवाल किस तरह से आते हैं, कितनी कैटेगरीज़ के हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, प्लस रेगुलर बच्चों के साथ हमने एक दिन और टाइम भी तय करना है हमारे एक गुमशुदा लेक्चर का। ठीक है, और उस दिन आप लोगों से बिरयानी खानी है, क्योंकि आप लोग उस दिन धक्के से तो बिरयानी खा चुके। तो अब जो क्लास होगी उसमें अब हमारे राइट डेवलप हो जाएंगे, हम बिरयानी खाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर जुम्मे वाले दिन क्लास रखे हैं। अच्छा जी, तो हमें ये पता लग गया है कि ऑडिटर किसे कहते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, इतनी पुरानी 11 दिन पुरानी बातें करना शुरू कर दी, 10 दिन पुरानी। बल्कि हमें ऑडिटर की समझ आ गई है, हमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की समझ आ गई है, ऑडिटर एथिक्स फॉलो करता है और किस तरह से एहतियात करता है वो हमें समझ आ गई है। अगर रिलेटेड पार्टीज बीच में हो तो क्या करना है, अगर ऑडिटर कुछ और लोगों को यूज़ कर रहा हो तो किस तरह से करना है चीज़ों को लेके। फिर ऑडिटर अपने ऑडिट के एंड पे साफ़ रिपोर्ट कब देता है, ख़राब रिपोर्ट कब देखता है, साफ़ रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं, ख़राब रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें किस वजह से क्यों रिवाइज़ हो रही होती हैं। फिर ईयर एंड के आसपास जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला मामला होता है वो क्या होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट वाला मामला क्या होता है, गोइंग कंसर्न को हम किस तरह से देखते हैं, और एक ऑडिट जैसी एक और असाइनमेंट जिसमें बहुत कम काम करना होता है, रिव्यू क्या है, रिव्यू कैसे चलता है, उसके क्या प्रोसीजर है, उसकी किस किस्म की रिपोर्ट है। फिर हमने जंप इन किया प्रोसीजर्स में, एक जनरल चैप्टर पढ़ा प्रोसीजर्स का जिसने हमें बताया था ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है और सैम्पलिंग के क्या अगराज़ व मकासद है। फिर हमने किया सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे 4 चैप्टर का सफ़र, जिसमें एक चैप्टर ने हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर्स बताए, और 3 चैप्टर्स ने हमें अलग अलग एरियाज़ के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बताए। सब्सटैंटिव प्रोसीजर बनाने सीख भी लिए, उसकी अप्रोच भी समझ आ गई, उसके एरियाज़ को सरसरी से देख भी लिया, और जो उससे कनेक्टेड इजाफी 2 स्टैंडर्ड्स और थे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का और इन्वेंट्री काउंटिंग के वक्त ऑडिटर की मौजूदगी का, उसको भी समझ लिया। फिर हम कंट्रोल्स की दुनिया में एंटर हुए, हमने देखा कंट्रोल्स किसे कहते हैं, कंट्रोल्स क्या हैं, कंट्रोल्स की कितनी किस्में हैं, और फिर देख लिया कि जो चंद मशहूर सिस्टम्स हैं उनके क्या कंट्रोल्स हैं और हमने उसको किस तरह से देखना है। बट ऑडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ अभी हमारा मिस है, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्क असेसमेंट। ऑडिट स्टार्ट होते साथ ही जो फेज़ शुरू हो जाता है दैट इज़ प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्क असेसमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाले फेज़ में मैच्योर टीम जाती है, ये वाला फेज़ सीनियर लेवल के लोग करते हैं, मैनेजर, सीनियर, इस तरह के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें सोचना होता है, इसमें एक डायरेक्शन सेटिंग करनी होती है, इसमें पूरे ऑडिट की एक सोच बनानी होती है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर आसान है, किसी भी ट्रेनी को बताएंगे कि तुमने ये 1000 रसीदों को देख के इस पर ये काम करने हैं, वो कर लेगा। लेकिन किसी को अगर कहेंगे कि इस इदारे को समझो, सोचो और बताओ इसमें क्या खतरे हैं, तो वो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाएगी। तो करते ये कि इसलिए हम ऑडिट को रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। पहले हमने देखा रिपोर्ट कैसे बनती है, फिर हमने देखा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फिर उससे पीछे वाला फेज़ देखा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है, और अब हम आ गए हैं रिस्क असेसमेंट में। तो इसको हम अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट कहेंगे। तो चैप्टर 3 बाकी चैप्टर से बहुत डिफरेंट है, और ये ICAP को बहुत शदीद पसंद भी है। चैप्टर 3, चैप्टर 14, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। और अगेन इन दोनों को मिला के मैंने आपको बताया था पास पेपर का एनालिसिस करते वक्त कि 1-2 ऐसी अटैम्प्टें भी हैं जिसमें 57 नंबर के पेपर सिर्फ इन 2 चैप्टर्स में से आ गए। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स में से भी सवाल लाजमी आता है, तो अगर हम इन 3 चैप्टर्स का एक सेट बना लें तो ये 3 काफ़ी ज़रूरी सा सेट बन जाता है, 3, 13 और 14। आई कैन ईजीली से कि इन तीनों चैप्टर्स में से हर अटैम्प्ट में सवाल आ रहा होता है, और सवालों की वेटेज भी अच्छी खासी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हमने तैयारी करते वक्त 3 को, 13 को, 14 को बड़े ध्यान से देखना है, इनको बड़े अच्छे तरीके से साथ साथ लेके चलना है। अब 3 की बात करते हैं। 3 थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। 3 चैप्टर के अंदर पहला यूनिट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है प्लानिंग का, जिसमें सीधी सी बातें हैं, और वहाँ से ICAP सिनेरियो बेस्ड नहीं, लॉजिक, नॉलेज बेस्ड सीधे सवाल पूछ रहा है।
इसी तरह इसमें एक यूनिट है नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे, उसके बारे में उधर से आईकैप एक ही टिपिकल तरह का सिनेरियो देके एक ही तरह की टिपिकल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा होता है। फिर दरमियान में इसमें आ जाता है रिस्क असेसमेंट के यूनिट्स। ये रिस्क असेसमेंट के यूनिट जो हैं ये लॉजिकल हैं और यहाँ से आईकैप तकरीबन जब सवाल बनाता है लॉजिकल सवाल बनाता है। और फिर हमारे पास आ जाता है फ्रॉड का एरिया। फ्रॉड का एरिया आईकैप को काफ़ी पसंद है, तो तकरीबन आपको 80% ऑफ द पेपर्स में फ्रॉड के चैप्टर में से सवाल, फ्रॉड के यूनिट में से सवाल आए हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो फ्रॉड कम से कम कल हम डिस्कस कर रहे होंगे और बाकी के एरियाज में से जितना भी हमने अपने टाइम में पढ़ लिया वो आज पढ़ लेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह ताला कल पे कवर कर लेंगे। तो चैप्टर 3 में ISA 300 से कहानी को स्टार्ट करते हैं। ISA 300 विच इज़ प्लानिंग। एक तजर्बा जो हमारा बड़ा कामयाब रहता है कि हम एक दफ़ा पहले हवाई सारी बात समझ लेते हैं और फिर उसके बाद एक दफ़ा इंग्लिश देखते हैं तो हमें सारी बात समझ आ जाती है। प्लानिंग ऑडिट का सबसे स्टार्टिंग का एलिमेंट। आप अपॉइंट हो चुके हैं, अब जब अपॉइंट हो चुके हैं तो इस वक्त प्लानिंग का फेज़ शुरू हो चुका हुआ है। प्लानिंग के फेज़ का मतलब ये है कि आपने प्लान करना है कि आपका ऑडिट किस तरह से चले। अगर आप प्लान करके नहीं चलेंगे तो ऑडिट में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। अगर प्लान करेंगे ऑडिट को तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। टाइम से मैनेज हो जाएगा, रिसोर्सेज की प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, हाई रिस्की एरियाज़ का शुरू से पता लग जाएगा, आप उन पे ज़्यादा टाइम दे सकेंगे और अल्टीमेटली आप रीज़नेबल एश्योरेंस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच सकेंगे। तो जब भी कुछ लोग बगैर प्लानिंग के कोई काम करते हैं वो कभी भी अच्छा नतीजा हासिल नहीं कर पाते, और वो जो प्लान करके करते हैं प्रोबेबिलिटी ये है कि ज़्यादातर वो लोग सक्सेसफुल ज़्यादा बेहतर तरीके से हों। तो जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी प्लानिंग से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है, तो इसी तरह से ऑडिटर के लिए एक अच्छी प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। अब ऑडिटर प्लानिंग कैसे करेगा? जब भी किसी ने प्लानिंग करनी होती है कुछ फैक्टर्स की बेस पे प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ आपने बड़ा अच्छी प्लानिंग करनी है अपनी पढ़ाई को लेके, तो आपके कुछ फैक्टर्स होंगे। आपने पेपर 2 देने हैं तो आपकी प्लानिंग और होगी, 3 देने हैं तो प्लानिंग और होगी, आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं तो प्लानिंग और होगी, थ्योरी है तो प्लानिंग और होगी, आपकी क्वालिफिकेशन अटैम्प्ट है तो प्लानिंग और एनर्जी और होगी, और अगर आपकी दरमियान की कोई अटैम्प्ट है तो प्लानिंग और एनर्जी और होगी। आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो प्लानिंग और तरह की होगी, और अगर रिजल्ट के बाद बैठ के सोच रहे हैं तो प्लानिंग और होगी। आप रात में जाग के पढ़ते हैं तो आपका प्लान, आपका एग्जीक्यूशन और तरह से होगी, और आप अगर सुबह फजर से लेके रात तक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपकी प्लानिंग, आपकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले देयर आर सम फैक्टर्स जिसके ऊपर प्लानिंग बेस कर रही होती है। जब आप उन फैक्टर्स को देखते हैं तो उन फैक्टर्स की बेस पे अपनी एक स्ट्रेटेजी सेट करते हैं। एक बच्चे के फैक्टर्स ये हैं कि उसने 4 पेपर देने हैं और एक ने सिर्फ 1 पेपर देना है, तो दोनों की स्ट्रेटेजी में फ़र्क होगा। एक हर दिन सारे सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चलना चाह रहा होगा, और एक सब्जेक्ट का उठा के एक चैप्टर उठाता होगा, पूरे दिन में उस चैप्टर की बात करता होगा, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट कोई चीज़ नहीं पढ़ता होगा। स्ट्रेटेजी में फ़र्क होगा। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं? आपकी डायरेक्शन को, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर इस स्ट्रेटेजी की बेस पे आप एक डिटेल अपना टाइमलाइन बनाएंगे, अपनी एक डायरी में अपना पूरा स्केड्यूल लिखेंगे कि मैं 27 तारीख को ये पढ़ूंगा, 28 को ये पढ़ूंगा, 29 को ये पढ़ूंगा, 30 को मैं देखूंगा अगर मेरा कोई पिछला गैप रहता होगा तो वो करूंगा, 31 को मैं नहीं पढ़ूंगा, उस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो यकम को ऐसे करूंगा, 2 को ऐसे करूंगा। तो ये जो आप अपने सारी चीज़ें अपने कागज़ पे लेके आ रहे हैं, इसको प्लान कहते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई, कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स की बेस पे स्ट्रेटेजी है और स्ट्रेटेजी की बेस पे प्लान है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को ऑडिटर की ज़िंदगी में लेके आते हैं। ऑडिटर की ज़िंदगी में ऑडिटर की प्लानिंग डिपेंड कर रही है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर्स क्या हैं? आपके पास टीम ज़्यादा अवेलेबल है या कम अवेलेबल है, क्लाइंट छोटा है या बड़ा है, क्लाइंट में टेक्निकलिटी ज़्यादा है या कम है, क्लाइंट में IT वाले काम ज़्यादा हैं या कम है, क्लाइंट की लोकेशंस कितनी ज़्यादा हैं, क्लाइंट का ईयर एंड कब है, क्लाइंट की अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स के अलावा किसी और इंडस्ट्री वगैरह की तो नहीं कोई रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, इस काम के पैसे बजट कितने हैं, हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, क्या इनके इंटरनल ऑर्डर मौजूद हैं, क्या किसी जगह एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स मुतासिर करेंगी आपकी स्ट्रेटेजी को। मैंने कहा 3 बातें होती हैं, फैक्टर्स, स्ट्रेटेजी, प्लान। तो ये फैक्टर्स कैसे मुतासिर करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी को? स्ट्रेटेजी क्या है? डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। स्ट्रेटेजी ये है कि भाई मैं रिस्क बेस्ड ऑडिट करूँगा।
स्ट्रेटेजी है नहीं, मैं तो सबस्टैंटिव पे ज़्यादा काम करूँगा। स्ट्रेटेजी है मैं इंटरम पे ज़्यादा काम करूँगा। दूसरी स्ट्रेटेजी है नहीं, मैं फाइनल पे ज़्यादा काम करूँगा। स्ट्रेटेजी है मैं फ्रॉड्स के ऊपर ज़्यादा गहराई में काम करूँगा। स्ट्रेटेजी है नहीं, मैं ओवरऑल प्रोसीजर्स लगा रहूँगा। तो स्ट्रेटेजी इज़ आपकी डायरेक्शन, आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से ऑडिट को लेके चलना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में लेके चलना चाहते हैं, कितने अरसे में ख़त्म करना चाहते हैं। ये है आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी। छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देनी है। इस स्ट्रेटेजी की बेस पे बनेगा अब आपका डिटेल प्लान। मैं रिस्क असेसमेंट कब शुरू करूंगा, कब खत्म करूंगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे कितने वीक्स काम करूंगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पे कितनी देर काम करूंगा, मैं कितने बड़े सैंपल उठाया करूंगा, मेरी टीम के जो 6 बंदे हैं इनमें से कौन कौन सा बंदा कौन कौन से एरिया पे काम करेगा, कब कब वो उसका रिव्यू करवाएगा, कब हम QCR वाले पार्टनर को बुलाएंगे। अब ऑडिट प्लान है आपकी स्ट्रेटेजी की डिटेल नक्शा, रोड मैप, जिसमें आपने 2, 2.5, 3 महीने का पूरा टाइमलाइन ही बना दिया। तो फैक्टर्स होते हैं क्लाइंट और हालात की तरफ से, उनकी बेस पे ऑडिटर बनाता है एक स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी की बेस पे एक डिटेल्ड फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनता है विच इज़ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान इज़ द थिंग जो आप क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं इस दिन आपसे ये डाटा मांगूंगा। लेकिन आप अपनी स्ट्रेटेजी नहीं शेयर कर सकते जिसमें आपने लिखा है मुझे डाउट है कि ये फ्रॉड कर रहे होंगे इसलिए मैं इनसे जाके वो इन्फॉर्मेशन मांगूंगा। तो स्ट्रेटेजी आपकी अपने लिए है, प्लान आप दुनिया को दिखा सकते हैं। तो जो आपके फैक्टर्स हैं उसकी बेस पे जो आपकी स्ट्रेटेजी और जो आपका प्लान है, ये सारा का सारा आपने डॉक्यूमेंट करना होता है अपने पास। और अगर किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से आपकी स्ट्रेटेजी पे कोई फ़र्क पड़ा और अकॉर्डिंगली आपके प्लान पे फ़र्क पड़ गया तो उसको भी डॉक्यूमेंट करना है। क्या बात समझ आ रही है? यहाँ किताब हमें दोबारा याद कराती है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बड़ा ज़रूरी है। वो मेरे ख्याल में आपको पहले से ही समझ है कि हमने अलर्ट रहना है। फिर यहाँ किताब कहती है कि अगर आप पहला ऑडिट कर रहे हैं, उस एंटिटी का पहली दफ़ा आप ऑडिट कर रहे हैं, तो कुछ इजाफी बातें भी जहन में रखनी है। पिछले ऑडिटर से भी राब्ते करने होंगे, ओपनिंग बैलेंसेस को भी ध्यान से देखना होगा। अगर पिछला साल मैंने ही ऑडिट किया होता तो मैं ज़रा ज़्यादा कंफर्ट जोन में होता हूँ। एंगेजमेंट लेटर वाली बातें भी अच्छी तरह से देखनी पड़ेंगी। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ हमें कोई एक्सपर्ट बुलाने की ज़रूरत है। फिर क्लाइंट की एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस वाली चीज़ें भी ज़्यादा ध्यान से देखनी पड़ेंगी। फिर वो आपको कहते हैं जनरल क्या प्रोसीजर होते हैं। जैसे ही आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो जनरल प्रोसीजर क्या है, तो आपको याद कराते हैं कि ISA 210 और 220 ने आपको कुछ बातें बताई हैं। 210 आपको कहता है कि एग्रीमेंट फाइनल कर लो, प्री कंडीशंस वगैरह देख लो। 220 आपसे कहता है क्वालिटी को देख लो, टाइम रिसोर्सेज को देख लो, क्लाइंट की इंटेग्रिटी वगैरह को समझ लो, कंपिटेंस अपनी चेक कर लो, अपने पास जो रिसोर्स हैं वो किस किस तरह अवेलेबल है उनको अच्छी तरह से जज कर लो। ये सारी बातें बताते हुए एंड पे स्टैंडर्ड कहता है कि इंटरम और फाइनल ऑडिट क्या होता है। हमने उस टाइम पे इंटरम फाइनल ऑडिट की डिस्कशन नहीं की थी। इंटरम ऑडिट जब आप दरमियान में जाके प्रोसीजर्स लगाना शुरू कर दें। नॉर्मली ऑडिटर ईयर एंड के करीब आता है और ईयर एंड के बाद अपने ऑडिट के ज़्यादातर प्रोसीजर स्टार्ट करता है। लेकिन सम टाइम आपके पास कम वक्त होता है, या सम टाइम क्लाइंट काफ़ी बड़ा होता है, सम टाइम डेडलाइन होती हैं। तो आप ये कहते हैं कि बजाय इसके कि मैं सारा काम फाइनल ऑडिट पे करूं, मैं दरमियान में आके काम करना शुरू करता हूं। तो प्लानिंग वाला काम तो दरमियान में भी हो सकता है, क्लाइंट से मुलाकातें भी दरमियान में हो सकती हैं, इनके मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी भी दरमियान में ली जा सकती है। इनके सिस्टम को मैं पहले भी समझ सकता हूँ, फ्लो चार्ट में पहले भी बना सकता हूँ, मैं मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिस्टम्स पहले भी ले सकता हूँ। हाँ, जो काम नहीं हो सकता पहले वो ये है कि ईयर एंड के बैलेंसेस पहले दिन नहीं वेरीफाई हो सकते। एक्सटर्नल कंफर्मेशन ईयर एंड वाली शायद पहले नहीं हो सकती, लेकिन अगर उससे पहले करूंगा तो किसी बैक डेट पर करनी पड़ेगी। तो ईयर एंड वाले दिन इन्वेंट्री वाली बातें, तो सब्सीक्वेंट इवेंट वाली बातें, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाली बातें। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मजबूरन एंड ऑफ ऑडिट पे होंगी, एंड ऑफ ईयर पे होंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बिफोर ईयर एंड आके अपने कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग और रिस्क असेसमेंट का मेजॉरिटी हिस्सा और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का तकरीबन आधा हिस्सा हम इंटरम पे कर सकते हैं। लेकिन कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और ज़्यादातर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हमें कब करने चाहिए? फाइनल ऑडिट यानी कि ईयर एंड के बाद वाले प्रोसीजर्स में। किताब सब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, 1 और 3 को ऑफ कर देते हैं। जज़ाकल्लाह। प्लानिंग, ये ISA 300 है जिसकी हमने बात की। बड़ा सीधा सीधा डिस्क्रिप्टिव सा स्टैंडर्ड है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एक एटीट्यूड जिसमें क्वेश्चनिंग माइंड है, आपने अलर्ट रहना है और हर चीज़ को पूछते रहना है। प्लानिंग और परफॉर्मिंग में आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को जहन में रखना है। ऑडिटर को देखना है स्केप्टिकल एटीट्यूड से, हर चीज़ को फ़ौरन से भरोसा नहीं कर लेना, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। जो मैनेजमेंट बताए उसमें सिंपली बिलीव नहीं कर लेना।
प्लानिंग के फ़ायदे क्या हैं? आप अप्रोप्रिएट अटेंशन दे सकते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज़ को, आप रिजॉल्व कर सकते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को टाइमली बेसिस पे, प्रॉब्लम्स को आने से पहले या मुमकिन तरीके से आप उन्हें देख के रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑडिटर को हेल्प मिल जाती है कि वो ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकता है ऑडिट को ज़्यादा बेहतर तरीके से। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाती है, ऑडिट वर्क आप ज़्यादा अच्छा लोकेट कर देते हैं, और डायरेक्शन सुपरविजन वगैरह काफ़ी बेहतर हो जाती है अच्छी प्लानिंग से। अब किताब ने जनरली लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी वो आपसे फ़ायदे भी पूछ सकते हैं। ऑडिटर पहली दफ़ा कर रहा हो तो क्या स्टेप्स होंगे वो भी वो हो सकता है। फिर ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान का फ़र्क पूछना चाहें तो इधर से हमारा जो पहला स्टैंडर्ड है 300, इधर से मेजॉरिटी नॉलेज बेस्ड सवाल आते हैं। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, शुरू में क्या होगा, आप फॉलोइंग एक्टिविटीज़ करेंगे। कंटिन्यूस ऑफ ऑडिट में 220 वाले में आप क्या करेंगे, क्या आप कंपिटेंट हैं, क्या आपके पास कैपेबिलिटी है, क्या आप एथिक्स फॉलो कर सकते हैं, क्या आपने क्लाइंट की इंटेग्रिटी देख ली है, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स को देख लिया है। फिर देखें कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, क्या आपने सेफगार्ड लगा लिए हैं, क्या आप जो है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको जो मिली है वो आप फर्म वालों को टाइम से बता रहे हैं, यानी कि 220 वाली सारी बात। देन आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर काम करना है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ना सिर्फ समझ आए बल्कि उसको कागज़ पे लिख लिया जाए। तो इसने कुछ नया नहीं बताया, सिर्फ याद कराया कि 210 और 220 में आपने ये काम करना है। फिर की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को प्लानिंग में इन्वॉल्व करना है। टीम के जो बड़े हैं वो प्लानिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए, वो आएँ, सीनियर लोग हों, वो गाइड करें नीचे के बंदों को। एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर जो है वो उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए टीम मेंबर्स के दरमियान कि कैसा ऑडिट है, क्या करेंगे, किस तरह से। आइडियली कुछ प्लानिंग मीटिंग टीम के अंदर भी होनी चाहिए और टीम के बंदों को क्लाइंट से जाके भी मिलना चाहिए कि हम आपको ऑडिट करने आएंगे तो ये हमारे कुछ कन्फ्यूजन है, ये चीज़ें इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, हमने कहा कुछ फैक्टर्स हैं जिससे ऑडिट सेट होगी। ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल ऑडिट प्लान। तो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन को पूछो ऑडिट स्ट्रेटेजी कि आप कहें स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किताब में एक टेबल सा दिया हुआ है जिसमें एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स और इनको छोटी छोटी बातें की, फ्रेमवर्क क्या है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्सपेक्टेड कवरेज क्या है, बिजनेस किस तरह के, इंटरनल ऑडिट है या नहीं है, आईटी कितनी है, टाइम टेबल क्या है, डिस्कशन क्या हुई हुई है, स्केप्टिसिज्म कितना है, पिछले ऑडिट्स की क्या इन्फॉर्मेशन है, यानी वो लिस्ट ऑफ फैक्टर्स दिए हुए हैं जिनको आपने जहन में रखना है अपनी प्लानिंग के लिए, जिसके ऊपर अभी हमने जनरल बात की। देन फिर इससे आपका प्लान बनेगा। ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आप डेवलप कर सकते हैं मोर डिटेल ऑडिट प्लान, जिसमें 3 सवालों के आपको जवाब चाहिए। कौन परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, कौन कब और क्या काम कर रहा होगा। तो एक डिटेल सा मैप बन जाएगा। इसमें आप लिख लेंगे आप कौन से प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे होंगे मिसस्टेटमेंट वगैरह को करने के लिए। आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स देख लेंगे कि आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे हासिल करेंगे और आप रिस्क को लो लेवल पे कैसे लेके जाएंगे। ये सारे प्रोसीजर आप ऑडिट प्रोग्राम्स नामी डॉक्यूमेंट के अंदर डाल देंगे। ऑडिट प्रोग्राम जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपने सेल्स की एरिया में क्या क्या काम करना है और किन किन चीज़ों को वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंटेशन, आपने ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान और जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डॉक्यूमेंट में ये उसको डॉक्यूमेंट कर लेना है। एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट, पहली दफ़ा जब आप ऑडिट कर रहे हैं, इनिशियल ऑडिट का ये मतलब नहीं उस कंपनी का ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऑडिट हो रहा है, आप उसका पहली दफ़ा ऑडिट कर रहे हैं, आपसे पहले कोई और कर रहा था, या फर्ज करें उनका पहला ऑडिट है तो आपका भी पहला ऑडिट है। यानी आप किसी क्लाइंट को जब वेरी फर्स्ट टाइम सर्विस देने लगे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बातें ध्यान में रखनी है। अरेंजमेंट प्रीडिसेसर ऑर्डर से, पिछले ऑर्डर से खतों किताबत वाली बातें ये ज़हन में रखनी होंगी। कोई मेजर इश्यूज मैनेजमेंट से डिस्कस करें, इनिशियल सिलेक्शन से रिलेटेड, आपने हमें सेलेक्ट किया तो उसमें हमारी ये बातें। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लें ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर। फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, पहले ऑडिट पे आप देखें कि हमारा पहले ऑडिट पे हम क्या करेंगे, क्या हम QCR करवाएंगे, हम क्या क्या प्रोसीजर से गुजरेंगे, आप उसे फॉलो करेंगे। तो पहले ऑडिट पे आपने थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा एहतियात करनी है। देन इंटरम और फाइनल ऑडिट, टिपिकल इंटरम ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं, टिपिकली आप मिड वे ऑफ द ईयर क्या क्या चीज़ें नॉर्मली आराम से कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, ये हम शुरू में कर सकते हैं। असेसिंग इनहेरेंट रिस्क, मेन कहाँ खतरा हम उसको असेस कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट मैटर्स विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन सब्सिक्वेंट ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान, तो हम एंटिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सिग्निफिकेंट रिस्क वगैरह को समझ सकते हैं जो हमारे बाद में प्लान में नजर आएगा। हम रिकॉर्ड और इवेल्युएट कर सकते हैं डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ एंटिटी सिस्टम, और थोड़ी सी सब्सटैंटिव टेस्टिंग कर सकते हैं देखने के लिए बुक्स एंड रिकॉर्ड्स वगैरह प्रॉपर रखे हुए हैं। डिटेल में मत जाएं, लेकिन ये जरूर देख लें कि लेजर मेंटेन्ड है, ट्रायल मेंटेन है, रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं सारे, तो कम से कम उन पे मोटे मोटे काम कर सकते हैं। फाइनल ऑडिट के टिपिकल प्रोसीजर्स क्या हैं,
सब्सटैंटिव टेस्टिंग आप इसमें कर सकते हैं। इंटरम ऑडिट पे जो कंक्लूजन्स आई थी क्या वो अभी भी सही हैं या नहीं, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। थर्ड पार्टी कंफर्मेशंस वगैरह कर सकते हैं, एनालिटिकल रिव्यू कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट, रिटन रिप्रेजेंटेशन। ISA 330 स्पेसिफिकली कहता है कि ये चीज़ें आपने ईयर एंड पे ही करनी है, उससे पहले नहीं करनी। फाइनेंशियल्स को रिकॉर्ड से मैच करें, एडजस्टमेंट जो फाइनेंशियल्स बनाते हुए जो एंड ऑफ ईयर एडजस्टमेंट होती है उनको देखें, और एक रिस्क के पीरियड एंड के ऊपर एंटिटी ने कहीं कुछ इस तरह के मामलात ना कर दिए हों जिससे अकाउंट्स गलत बन गए हों, आप इस चीज़ को एनकाउंटर करते हैं। तो बेसिकली प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपने समझना है, देखना है कि ऑडिट हम सही डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ये एक सीधा सा आसान सा स्टैंडर्ड है, नॉलेज बेस्ड स्टैंडर्ड है, जहाँ से सीधे सीधे सवाल आते हैं। स्टिल अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन है तो थोड़ी देर के लिए मुझे बताएं, कोई सवाल अगर लाइट ऑन कर दें 1 और 3, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन प्लानिंग को लेके। ठीक है, ठीक है जी। हम इनिशियली मटेरियलिटी सेट कर लेते हैं और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हमें कुछ चेंजेस नज़र आती हैं, तो यस वी आर अलाउड कि हम उन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। वो फाइनल अब अगेन इंटरम पे हमारी एक असेसमेंट थी, हमने यही कहा है प्रोसीजर लगा के देखो कि आपकी इंटरम वाली कंक्लूजन्स क्या अभी भी वैलिड है, और अगर चेंज हुई हैं तो अकॉर्डिंगली फिर हमें अपनी प्लानिंग भी चेंज करनी होगी। जी, प्लानिंग से रिलेटेड कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? जी, प्रोसीजर कौन से, क्या ये याद करने या नहीं करने? पूरे ऑडिट का वही एक जवाब है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आप खुद से लिख सकते हैं तो कुछ याद नहीं करना, और अगर अपने ऊपर कम भरोसा है और आपको लगता है मैं खुद से लिखूंगा तो किसी को समझ नहीं आएगा, तो फिर क्रैम करना शुरू कर दें। नॉलेज बेस्ड स्टैंडर्ड वो होता है जहाँ से सीधा सीधा सवाल आता है, तो देयर इज़ अ चांस कि आप उस सीधे सीधे वाले सारे को रट्टा मार लें और पेपर में जाके कि मैं टेंशन फ्री हो गया, सवाल आया मैं सीधा सीधा रट्टा छाप दूंगा। अप्रोच नंबर 2, आप कहें मुझे समझ बड़ी अच्छी तरह से आई हुई है और मैं पेपर में खुद से लिख सकता हूँ। ये दोनों खतरनाक है। एक जो सिर्फ रट्टे पे चल रहा है वो अंडरस्टैंडिंग फारिग कर देगा, और एक जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा है उसे लिखना नहीं आता होगा। तो दरमियान में आए, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनाएं। मेरा लेक्चर एक दिन का दोबारा सुना यूट्यूब पे और सुकून से एक दफ़ा रजिस्टर और बॉल पेन लेके बैठ गए। जो हमने उस दिन किया उसके नक्शे बना लिए, जगह जगह नोट्स में नक्शे बने हुए हैं, जगह जगह तो आपने वो कर दिया, हाँ जी इस चैप्टर में ये ISA 210, हाँ जी 210 में हमारे पास 4 तरह की बातें हैं। प्री कंडीशन 2 होती हैं, छोटी छोटी सी लाइनें लिख ली, और दूसरी में 3 लाइनें लिख ली। फिर आगे लिख लिया एंगेजमेंट लेटर, उसके अंदर प्रिंसिपल कंटेंट होते हैं, ऑप्शनल कंटेंट होता है। प्रिंसिपल कंटेंट 5 लिख लिया, ऑप्शनल में अपनी पसंद से कोई से 4-5 लिख लिए। फिर आगे लिख लिया रिकरिंग ऑडिट्स में ये 5-6 फैक्टर्स हैं, और आगे लिख दिया चेंज इन टर्म्स, अगर हो तो ये मानना है, ना हो तो ये मानना है। तो शायद आपका 1 घंटा तो ज़ाया हो गया, लेकिन इस 1 घंटे के बाद 210 आपके दिमाग में बैठ गया है। अब 210 को आपने जब दोहराना है अपने नक्शे से दोहराना है, अपने हाथ के बनाए हुए नक्शे से दोहराना है। अब आपके पास पूरा महीना है, इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म होने के बाद भी महीने बाद जाके तो आपके पेपर स्टार्ट होंगे, और ऑडिट का पेपर तो उससे भी 6-7 दिन बाद होगा। तो 3 को हम ख़त्म कर रहे होंगे और 9 को अगले महीने की आपके जो है वो हो रहा होगा, और ये महीना भी 31 का है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप कोई भी चैप्टर जब तैयार करने लगें तो आपने फिर उसका मैप बना लेना है। ये वाली बातें मैंने आखिरी दिन करनी थी, लेकिन चूंकि सवाल से कनेक्टेड हो गई तो मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। तो प्योर इस पे ना रहें कि मैं बहुत सुपर इंटेलिजेंट हूँ, मुझे समझ आ गया, मैं खुद से लिख सकता हूँ। नॉलेज बेस का तो मैप नहीं बनता। हाँ, अब सवाल ये कि नॉलेज बेस का मैप बनता है। नॉलेज बेस का भी तो मैं 210 की एग्जांपल दे रहा था, नॉलेज बेस के तो मैप बना रहा था। लेकिन हो सकता है आप कहें सर अगर ऐसे ही है तो हमें मैप बना दें आप, तो मैं जो मैप बना के दूंगा तो मैं जो अदर जो ऑप्शनल एरियाज़ हैं 12 उनमें से अपनी पसंद से 4-5 डालूंगा। हो सकता है आपको वो मुश्किल लगे, आप अपने हिसाब से करना चाहें। हो सकता है मैं उसमें 5 बातें लिखूँ, आप कहें मुझे यूँ याद नहीं रहता, मैं तो 12 की 12 लिखूँगा। तो हर बंदे का अपना एक प्रेसिजन लेवल है, जिससे आपको कंफर्ट मिले, जिस लेवल की समरी से आपको कंफर्ट मिले। और बहुत आसान है, नोट्स आपके सामने, आप सामने रखें, सिर्फ उसको सामने रख के मैप बना लें। मेरा फुल बड़ा सेंटेंस है जिसमें 11-12 वर्ड्स हैं, आप 3 से 4 वर्ड्स लिख के अपना हिंट बना लें कि हाँ भाई ठीक है, इसमें ये वाली बात होती थी, ये बात होती थी, ये बात होती थी। तो अगर ये दरमियानी अप्रोच है, इसमें आप प्योर रट्टे की तरफ भी नहीं जा रहे और आप प्योर लॉजिक की तरफ भी नहीं जा रहे। लॉजिक की बेस पे आपने एक नक्शा, ट्री डायग्राम बना लिया है, हर स्टैंडर्ड का 1 सफ़े का।
तो शायद बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी आपके पास 30 एक सफ़े होंगे और हर सफ़े पे एक शक्ल बनी हुई होगी, जिस शक्ल को देख के आपको पूरा प्रोसेस और पूरा स्टैंडर्ड आप जहन नशीन हो जाएगा, या आप उसको तेज़ी से दोहरा सकेंगे। क्लियर? प्लानिंग से रिलेटेड कोई सवाल? सब क्लियर है? अब एक छोटा सा स्टैंडर्ड है, इसे तो मैंने ऊपर किया था। जी, प्लानिंग से रिलेटेड कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? एक छोटे से स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ISA 320 मटेरियलिटी। चैप्टर 3 के अंदर अब हमारे पास जितना टाइम है उस टाइम के हिसाब से हम एक मासूम सा स्टैंडर्ड वो कर रहे हैं। ISA 320 मटेरियलिटी। क्या होती है मटेरियलिटी? एक ऐसी अमाउंट या ऐसी मिसस्टेटमेंट जिसके होने ना होने से यूजर्स को फर्क पड़ता हो। कौन से यूजर्स को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और किस किस्म का फर्क पड़ता हो? इनकी इकोनॉमिक डिसीजंस मुतासिर हो जाते हो। इंफॉर्मेशन मटेरियल होगी जब उसके होने या ना होने से लोगों को फ़र्क पड़ता हो। अगर एक इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, या एक इन्फॉर्मेशन गलत है, या एक इन्फॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट आ गई है, तो अगर वो गैर ज़रूरी है तो शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तो फिर यूज़र्स बुरी तरह से मुतासर हो जाएंगे। आपने एक बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, और बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर तो डिपॉजिट्स उन्होंने गलत कर दिए या आगे पीछे लिख दिए तो उससे आपकी डिसीजन ख़राब हो जाएगा। आपने सोचा मैं उस बैंक में पैसे रखवाऊंगा जिसके पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है, तो जिन्होंने डिपॉजिट में मटेरियल में स्टेटमेंट की हुई, आपका डिसीजन ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर इस बैंक ने अपने पेरोल के अंदर कोई गड़बड़ की हुई है और वो गड़बड़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका डिसीजन उस चीज़ से मुतासिर नहीं होगा। तो मटेरियलिटी में ये ज़रूर देखना है कि यूज़र का फोकस क्या है। यूज़र का फोकस, यूज़र को समझना है। क्या हमारे यूज़र को पता है, क्या उसे पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनी हुई है वो मटेरियलिटी को जहन में रख के बनी हुई हैं? अकाउंटेंट्स ने फाइनेंशियल बनाने होते हैं किस बेस पे? मटेरियलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर मटेरियल से छोटी चीज़ होगी तो हम उसके बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो आपकी लेड पेंसिल होती है, जिसको कच्ची पेंसिल भी कहते हैं, इसकी लाइफ कई साल होती है। आजकल इसका इस्तेमाल बड़ा कम है, तो इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 6 से 7 साल हो सकती है अगर आपके पास पड़ी हुई है। तो हमारे इदारे में अगर एक लेड पेंसिल पड़ी हुई होगी जो हमें पता है 6-7 साल से पहले ख़त्म नहीं होने वाली, तो हमें उसे IS 16 के मुताबिक एसेट के तौर पर रिकग्नाइज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ऊपर है और वो हमें बेनिफिट भी दे रही है। हमें हमारे इदारे के चलने में वो पेंसिल का किरदार है, हम उसे लिखते हैं, वो हमें हेल्प भी करती है, तो हमारा एसेट है। आप कहेंगे सर इतनी छोटी आइटम है, छोड़ें अब क्या बात कर रहे हैं, रहने दें, एक्सपेंस आउट करते हैं। IS 16 को अगर जहन में रखें तो कहीं ना कहीं दिल करेगा कि आप इसको कैपिटलाइज कर दें, लेकिन चूंकि मटेरियल आइटम नहीं है तो इसके ऊपर अगर आप स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत छोड़ भी दें तो किसी को बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। वरना तो पहले पेंसिल को रिकॉर्ड करें, फिर इसका एक पूरा स्केड्यूल बनाएं, फिर इसकी यूज़फुल लाइफ को एस्टिमेट करें, फिर इसको डेप्रिसिएट करें, फिर उसके मुताबिक। तो आप कहेंगे यार सर क्या बात कर रहे हैं, मटेरियल आइटम में छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि आप गलत अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो मटेरियल है तो खैर है। तो यूज़र को समझना है कि भाई यूज़र कौन है। क्या यूज़र को पता है कि हमारे अकाउंट्स मटेरियलिटी के मुताबिक बने होते हैं? तो एक टिपिकल अजम्पशन हमें लेनी होगी और हमें बताना होगा अपने यूज़र को कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं किस बेसिस पे हैं? मटेरियलिटी। जब अकाउंटेंट्स ने अकाउंट्स बनाते हुए मटेरियलिटी को जहन में रखा हुआ है, तो ऑडिटर ऑडिट करते वक्त भी मटेरियलिटी को जहन में रखेगा। तो जिन्होंने अकाउंट्स परफेक्ट बनाने थे उन्होंने मटेरियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा परवाह नहीं की, तो मैंने तो फिर रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, परफेक्ट एश्योरेंस तो देनी नहीं है। तो वी आर अलाउड बीइंग ऑडिटर कि हम मटेरियलिटी को जहन में रखें, और हम जब ऑडिट कर रहे हो और ऑडिट के अंदर अगर हमें इमटेरियल में स्टेटमेंट्स मिलती जाएं, हम उसको उठा के एक बकेट में डालते जाएं। लेकिन अगर उस बकेट में इतनी मटेरियल में स्टेटमेंट इकट्ठी हो गई कि ओवरफ्लो कर गई, तो फिर हम उनको कलेक्टिवली मटेरियल कह देंगे। तो मटेरियलिटी की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ओमिशन या मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअल हो या व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट हो, अगर उससे यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन मुतासिर हो रहे हैं तो वो चीज़ मटेरियल है।
तो अब हमें ये समझ आ गया कि मटेरियल कहते हैं वो जिससे यूज़र्स के डिसीजन मुतासर हो। कितने रुपए को मटेरियल कहते हैं? ये डिपेंड करता है जजमेंट पे, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। रेगुलर क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी कि महीने के शुरू में जब आपके पास पॉकेट मनी आई हुई होती है और दुकानदार से कहते हैं मिल्कशेक कितने का, वो कहता है 200 का, तो आप पलट के कहते हैं कि देखा लोग एम ही कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, सिर्फ 200 रुपये में बेहतरीन मिल्कशेक है, देखो उसने इतना अच्छा क्वालिटी का दूध इसमें डाला है, आम है, उसकी दुकान है, उसके खर्चे हैं, सिर्फ 200 रुपये। यही स्टूडेंट जब महीने की आखिरी तारीख में जाता है मिल्कशेक पीने, जाता ही नहीं, चूँकि इतना महंगा मिल्कशेक। वही स्टूडेंट 25-26 दिन पहले उस मिल्कशेक को सस्ता कह रहा था और वही आज महंगा कह रहा है। तो यूज़र तो इतना, वो क्या कहें, बेशरम है, वो तो इतनी जल्दी बदल जाता है। तो ये तो बड़ी मुश्किल सी बात हो जाएगी। अब ऑडिटर उस यूज़र को किस वक्त देखे? किसी वक्त ऑडिटर देख रहा है कि वो मटेरियल चीज़ है, कभी वो देख रहा है मटेरियल चीज़ है। तो इसका मतलब है हमें ओवरऑल यूज़र का फोकस समझना होगा। ओवरऑल यूज़र का फोकस किस तरफ है? एक ज़माने में एक बड़ा शोर उठा था कि जी PIA ने एक छोटी सी एयरलाइन ख़रीद ली थी, भोजा एयर, ना होने के बराबर रिकग्नाइज थी, बहुत ही मतलब 1-2 उनके जेट्स चलते थे और वो भी बस बेचारे ख़राब शराब ही रहते थे। तो PIA ने उसे परचेज़ कर लिया। तो PIA के एसेट्स भोजा एयर से समझें कोई 150-200 गुना थे। तो PIA के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भोजा एयर की जब चीज़ें ऐड करते तो वो 1% से भी कम थी, इतनी कम थी कि फाइनेंशियल में दिखाने का फ़ायदा ही नहीं था। बट PIA को खाम मजबूरन अलग से हाईलाइट करके नोट्स डिस्क्लोजर बना के दिखाना पड़ा। क्यों? चूँकि ख़बरों में बहुत चल रहा था कि भोजा एयर परचेज़ हो गई है और इस तरह से करके, तो अब तमाम यूज़र्स ने ख़ास तौर पे अकाउंट्स खोल के देखा कि वो भोजा एयर कहाँ नज़र आ रही है, उसके कितने एसेट्स थे। तो अमाउंट वाइज इंपॉर्टेंट नहीं था, नेचर वाइज इंपॉर्टेंट था। तो मटेरियलिटी में आपने सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी भी देखनी है। तो ऐसे में मटेरियलिटी है तो जजमेंट, लेकिन अब जजमेंट है भाई, एक सीनियर ऑर्डर को समझ आ गई, टीम मेंबर्स को कैसे समझाए कि भाई किसे मटेरियल कहते हैं? टीम मेंबर्स को कोई फ्रेमवर्क तो देना पड़ेगा। तो फिर स्टैंडर्ड ने आपको तरीका बताया। स्टैंडर्ड कहता है भाई आप एक काम करो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना एक बेंचमार्क चूज करो, उस बेंचमार्क को मल्टीप्लाई कर दो एक परसेंटेज से। बेंचमार्क कहते हैं फाइनेंशियल्स का कोई खास एरिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई खास एरिया देखें, उस एरिया को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। अब कौन सा एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? जजमेंट। स्टैंडर्ड ने सिर्फ कलाबाजियाँ लगवाई हैं। ये स्टैंडर्ड पढ़ के हमेशा बड़ा गुस्सा आता है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करके चले जाते हैं। वो कहते हैं मटेरियलिटी एक खास लेवल की अमाउंट को कहते हैं जिससे ऊपर लोग कंफ्यूज हो। आप कहते हैं कितनी अमाउंट, वो कहते हैं तुम्हारी जजमेंट। आप कहते हैं चलो फिर अमाउंट ही होती है, उन्होंने कहा नहीं, कई दफ़ा अमाउंट ना भी हो तो भी मटेरियल होती है। आपने कहा ऐसा कब होता है? तुम्हारी जजमेंट। आपने कहा अच्छा मटेरियलिटी कैसे रिकॉर्ड करनी है? उन्होंने कहा एक बेंचमार्क पकड़ो फाइनेंशियल का, उसको एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। आपने कहा बेंचमार्क कौन सा? तुम्हारी जजमेंट। परसेंटेज कौन सी? तुम्हारी जजमेंट। अच्छा अब जो अमाउंट आ गई है मटेरियल है, कहते तुम्हारी जजमेंट है, बेशक ना कहो। फिर कहते हैं इससे थोड़ी छोटी अमाउंट सेट कर लो, आप कहते हैं वो मटेरियलिटी, कहते हैं नहीं। तो स्टैंडर्ड जो है ना इसमें जजमेंट को ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो बेंचमार्क कौन सा चूज़ करें, ये देखें कि उस तरह की इंडस्ट्री में क्या चीज़ अहम है। मैं अक्सर स्टूडेंट से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके हाथ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लग जाएं तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा बड़ा शौक़ रखते हैं जानने का कि हम देखें कि इनके रेवेन्यूज़ कितने हैं, नंबर 1। फिर देखना चाहेंगे कि जो तगड़े टीचर्स हैं उनकी सैलरियाँ कितनी हैं, ठीक है। ऐसे में मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं। हमारे फाइनेंशियल में सबसे बड़ी चीज़ है हमारे एसेट्स। करोड़ों के एसेट्स, ठीक है। उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं गई, और नज़र कहाँ गई? रेवेन्यू। तो अगर हम अपने फाइनेंशियल्स में अपने एसेट में 1 करोड़ भी प्लस माइनस कर दें तो शायद यूज़र बॉदर ना करे, माइंड भी ना करे, माथे पे शिकन भी ना आए। लेकिन रेवेन्यू में अगर 30-40 लाख भी कम दिखा दिया तो कहना नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है, नहीं हमने तो बैठ के खुद हिसाब किया था, चैट GPT से पूछा था कि अगर एक कॉलेज में इतने बच्चे बैठे हों और ये फ़ीस हो तो जनाब उन्होंने वो किया था। इसका मतलब है कि हमारे फाइनेंशियल्स में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है रेवेन्यूज़ या टीचर्स की सैलरी। तो फिर हमारा बेंचमार्क इस तरह का कोई आइटम होना चाहिए, ना कि हमारे एसेट्स।
चूंकि एसेट की परसेंटेज रख के खामखा मेटीरियलिटी बढ़ा देंगे, जबकि आप तो इतना बड़ा सोच ही नहीं रहे, आप तो छोटी छोटी बातों पे सोच रहे हैं। आप तो लाखों के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं करोड़ों के एसेट्स को छोड़ के। आप तो हज़ारों के टीचर की सैलरियों की बात कर रहे हैं करोड़ों के एसेट्स को छोड़ के, चंद 100 हज़ारों की चंद 100 हज़ार। अच्छा, जैसे इंडियन नहीं कहते 500 हज़ार करोड़ का बिजनेस और वो इस तरह से करके। तो बेंचमार्क समझ आया, जैसा इदारा वैसा बेंचमार्क चूज करेंगे। फर्ज करें एक इदारा हमने देखा और हमने कहा वहाँ इक्विटी बेंचमार्क है और इक्विटी है 8 मिलियन की। अब परसेंटेज कितनी रखें? स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर बड़ा बेंचमार्क हो तो छोटी परसेंटेज रखो, छोटा बेंचमार्क हो तो बड़ी परसेंटेज। कितनी परसेंटेज? हमारी जजमेंट। मैंने कहा 10%। अब यहाँ हमारी जजमेंट पे आके ना आईकेप की किताब की बस हो गई। उन्होंने कहा ये बच्चों को कुछ नहीं पता लगना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं वो गूगल पे जाके सर्च की मुख्तलिफ फर्मों की, और वो उठा के एक टेबल हमारी किताब में डाल दिया। उन्होंने कह दिया इस तरह के इदारे में आइडियली इस तरह का बेंचमार्क चूज करना और ये परसेंटेज लगा देना। स्टैंडर्ड में ऐसा कहीं नहीं लिखा, हमारी किताब ने ये बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की हैं। तो किताब में आपको एक टेबल सा नजर आएगा, आपने उसे देखना है, मुस्कुरा देना है, 2-3 दफ़ा देख लेना है, पढ़ लेना है ताकि आपके जहन में रह जाए। लेकिन ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड नहीं, ये हमारी किताब ने आपको हेल्प करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की हैं। तो आप एक बेंचमार्क लेंगे, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब आ गया। फर्ज करें मेरी एग्जाम्पल में ये जवाब है 8 लाख। ये आ गई ओवरऑल मटेरियलिटी, इसको हम कहेंगे प्लानिंग मटेरियलिटी। क्या कहेंगे? प्लानिंग मटेरियलिटी है। अब जब प्लानिंग मटेरियलिटी है, ये ओवरऑल मटेरियलिटी आ गई। अब आप क्या करेंगे, एक ऑप्शनल एरिया आप देखेंगे कि हो सकता है एरिया बाय एरिया भी मटेरियलिटी को सोचूं। फर्ज करें पूरे फाइनेंशियल्स में कोई मसला नहीं, सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट में 7.5 लाख रुपए का एरर है और टोटल फाइनेंशियल्स में हम कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं? तो सुकून है। लेकिन शायद हम कहें नहीं यार गलत बात हो गई, बैंक के अंदर तो लाख रुपया भी नहीं होना चाहिए। अभी हमारी जजमेंट हमें कह रही है। इसका मतलब है ओवरऑल मटेरियलिटी सेट करने के बाद जो कि लेवल 1 है, एक लेवल 2 है कि हम सिलेक्टेड एरियाज या असर्शंस पे मटेरियलिटी सेट कर दें। तो मैं कह दूं कि हाँ चलो ठीक है, हमारा जो बैंक है उसमें मटेरियलिटी लेवल है 1 लाख, जो रिलेटेड पार्टी है वहाँ मटेरियलिटी है 0, हम मतलब 1 रुपए की चीज़ पे भी शोर मचा देंगे, और हमारे जो डेटर्स हैं वहाँ हमारी मटेरियलिटी है 50,000। तो हम अलग अलग एरियाज़ की मटेरियलिटी रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सारे एरियाज, सिलेक्टेड एरियाज़। फर्स्ट करें मैंने 15 एरियाज़ की अलग अलग मटेरियलिटी रखी, लेकिन वो सारी जुड़ के इससे क्रॉस नहीं करनी चाहिए और इंडिविजुअली इससे क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो बैंक में लाख रुपए से ऊपर के मसले को मैं मटेरियल कह दूंगा, हालांकि मैंने ओवर, तो दिस इज अलाउड। ये सेकंड स्टेप है, ये ऑप्शनल है, ये हमेशा नहीं है, आपकी मर्जी है कि आप एरिया लेवल पे भी मटेरियलिटी सेट कर सकते हैं। फिर एक तीसरा लेवल आता है जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। प्लान करते वक्त की मटेरियलिटी और होती है और परफॉर्म करने वक्त की, आपने सोचा था 8 लाख से ऊपर मसले नहीं होने चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कुछ तो आपको मिलेंगे ही नहीं, आपके सैंपल में नहीं आएंगे, तो कुछ अनआइडेंटिफाइड होंगे, अनआइडेंटिफाइड आपको मिले ही नहीं, और कुछ मिले होंगे, क्लाइंट को कहा होगा ठीक कर दो, उन्होंने कहा होगा सर क्या बात करते हैं 20,000 रुपए का एरर है जाने दें, वो उठा के आपने उस टोकरी में डाला होगा। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। तो ऐसे में ओवरऑल मटेरियलिटी तो आपने सेट कर दी, लेकिन यू शुड वरी कि कुछ अनआइडेंटिफाइड या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं और कुछ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है मैं 8 लाख सोचूंगा तो फिर तो मेरा जो रिजल्ट आएगा मटेरियलिटी तो हिट हो गई होगी। तो आप इस 8 लाख को दबा के थोड़ा नीचे ले जाएं और फर्ज करें आपने सेट कर दिया 5 लाख। ये क्या किया हमने, बड़ी मटेरियलिटी को शॉर्ट करके छोटे लेवल पे मटेरियलिटी सेट कर दी। 3 तारीख को आप क्रैश से फ्री हुए और आपने बड़े फख्र से देखा कि अगले महीने की 3 तारीख को आपका इम्तिहान है, आप बड़े खुश हो गए, आपने कहा मेरे पास है 31 दिन। फिर आपने सोचा मैं 31 दिन पे एक प्लान बनाऊं, फिर आपने सोचा नहीं 31 दिन पे प्लान नहीं बनाना, क्योंकि बीच में कभी कभार अचानक से एक दिन पाकिस्तान का मैच आ सकता है, कोई किसी दिन शदीद बारिश हो गई, उस दिन पढ़ने का मूड ना हुआ, तो किसी दिन वैसे ही सो के देर से उठा और 13-14 घंटे इजाफी सो गया, तो इन दिनों तो ये चल रहा होता है। तो आपने 31 दिन आपके पास टाइम अवेलेबल है, लेकिन आपने अपना प्लान बनाया 25 दिनों का। ये 6 दिन का मार्जिन क्यों रखा है?
अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के लिए, जो आपको भी नहीं पता हो जानी है, और जो आपको अपनी कोताहियाँ पहले से पता है कि इतनी तो मेरी आइडेंटिफाइड कोताहियाँ हैं लेकिन इमैटीरियल हैं, किसी दिन 3 घंटे ज़ाया कर दूंगा, किसी दिन 2 घंटे ज़ाया कर दूंगा, तो जब आपने उनको क्यूमुलेटिव देखा तो अनडिटेक्टेड अनकरेक्टेड समझ आ रहा है। तो आपने क्या किया, टारगेट था 31 दिन का, लेकिन आपने अपने ऊपर टारगेट हावी किया 25 दिन का। आप 25 दिन का टारगेट बनाएंगे तो 31 दिन का टारगेट पूरा होगा। तो ऑडिटर 5 लाख बचाएगा तो 8 लाख पूरा होगा। ये 5 लाख परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी है, ये ओवरऑल के नीचे भी सेट कर सकते हैं, और ये अजर्शन बाय अजर्शन या एरिया बाय जो एरिया है इसकी भी सेट कर सकते हैं। तो फिर परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी की डेफिनेशन होती है, परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी इज एन अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मेटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू रिड्यूस द रिस्क टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल। उस रिस्क को अप्रोप्रिएटली लो लेवल तक ले जाएं दैट एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मे क्रॉस मेटीरियलिटी फॉर द होल। आपको जो खौफ है कि अनडिटेक्टेड अनकरेक्टेड क्रॉस ना कर जाएं, तो आपने अपनी प्लानिंग मेटीरियलिटी से नीचे का एक लेवल सेट करना है, और उसको हम क्या कहेंगे, असल मेटीरियलिटी ये होती है, वो किताबी मेटीरियलिटी है। वो आपने शुरू में आके लिख तो दी है, कागज़ों का पेट तो भर दिया है, लेकिन आपने उसको नहीं सोचना, आपने उसमें मार्जिन रखना है, और मार्जिन रखने के बाद नीचे एक परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी अपनी सेट कर लेनी है। सवाल ये कि मार्जिन कितना रखना है, आपकी जजमेंट है, जो आपको ठीक लगे उसको। फर्गूसन में मुझे याद है हम लोग 25% का हेयर कट लगाते थे, इसको हम कहते थे हेयर कट। जो प्लानिंग मेटीरियलिटी सेट होती थी हम उसको 25% कम करके और कह देते थे ये हमारी परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी है। और याद करें, परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी से नीचे भी एक लेवल है, टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। ये परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी को सैंपल लेवल पे तोड़ने को टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल कहते हैं। तो अब ये 3 तरह के मेटीरियलिटी लेवल हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर आपकी मेटीरियलिटी लेवल चेंज हो रहे हो तो आप उसको चेंज करके अपने प्रोसीजर्स को रिवाइज कर देंगे। ये 2 लाजमी होंगे, प्लानिंग मेटीरियलिटी ये ओवरऑल कहलाती है, और परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी ये उसी के अंडर कहलाती है। और ये ऑप्शनल है सेकंड वाला, आप कुछ एरियाज पे चाहें तो मेटीरियलिटी लेवल अलग से भी सेट कर सकते हैं, छोटे लेवल का, इससे छोटे लेवल का, क्योंकि आपको ये खौफ होता है कि इंडिविजुअल इस एरिया में इससे बड़ा एरर नहीं होना चाहिए। एक टेबल मौजूद है जो आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा है, फिर कुछ स्टेप्स बताए हुए उन्होंने कि पहले एंटिटी को समझो, फिर उसका बेंचमार्क सेट करो, फिर एक परसेंटेज लेके आओ, फिर परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी सेट करो। तो किताब में इन्होंने बात की हुई है, परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी की डेफिनेशन इसमें ट्रिकी है, लेकिन अब उम्मीद है सारी डिस्कशन के बाद वो डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। ये परसेंटेज मल्टीप्लाई वाली बात समझ आ जाएगी। 3 तरह की मेटीरियलिटी, उसमें जो भी रिवीजन है आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा एक स्टैंडर्ड है मेटीरियलिटी का, ISA 320। भाई कुछ कहना चाहते हैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर अप्लाई करते वक्त हम कौन सी मेटीरियलिटी का जिक्र करेंगे? हम परफॉर्मेंस का जिक्र करेंगे। और अगर इनमें से किसी लेवल पे सेट हुई हुई है तो उसके साथ सेट हुई हुई परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी, ये लाख है, शायद परफॉर्मेंस यहाँ 70,000 हो, ये 0 है तो 0, 50,000 हो सकता है आपने 35,000 सेट की हो। तो अगर किसी एरिया पे काम कर रहे हैं उसकी अलग से परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी सेट हुई है तो हमने उसे कंसिडर करना होता है। अगर हम ओवरऑल काम कर रहे हैं और एरिया की नहीं बनी हुई, तो जो ओवरऑल से नीचे आई हुई परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी होती है आपने इसको कंसिडर करना होता है। तो परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी को सैंपल लेवल पे जब तोड़ते हैं तो आप एक छोटा और मेटीरियलिटी लेवल बना देते हैं, टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट हम उसे फॉलो करते हैं। तो बस अब आपने घर से ये 300 पढ़ना है, ISA 300, और मेटीरियलिटी और रिस्क एंड मेटीरियलिटी से रिलेटेड जो किताब में डिस्कशन है 1.5-2 सफ़े पे, आपने उसे देख के आना है। तो कल इंशाल्लाह ताला चैप्टर 3 पे एक आखिरी हमला करते हैं, लास्ट डे डिस्कशंस करते हैं। और आपको पता है कि कल का ड्राफ्टिंग सेशन भी काफ़ी अहम है, तो कल आपने उसी तरह से वो कफन बांध के आना है, और एक लास्ट डे के लिए घर वालों को कह देना है कि जी मैं फजर के करीब वापस आ जाऊँगा, ज़्यादा हो गया, इशा तक वापस आ जाऊँगा।